नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पिछले वीडियो से अगले का यूनिट करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग 222 का फर्स्ट यूनिट किया था हमने, तो आज 222 का सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, ये सारी चीज़ें हम लोग करने वाले हैं। एंड सॉरी, मैं वीडियो थोड़ा लेट में कर पाया क्योंकि मुझे बुखार हो गया था, काफ़ी ज़्यादा मुझे दिक्कत हुई थी। तो अभी ठीक हुआ हूँ, तो इसलिए प्रिपरेशन के बाद इसको मैंने बनाया। बहुत ही आसान लगा जब मैंने पूरा प्रिपरेशन किया। तो ध्यान से आप लोग देखते जाइए, और चाहिए तो नोट्स भी आप लोग बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का भी वीडियो बनाया है, उसको भी आप देख सकते हैं। उसको पढ़ करके जो एनालिसिस मैंने किया है, तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मुझे लगे वो सारी चीज़ें मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है। चलिए, सबसे पहले जो प्राथमिक स्रोत के बारे में मैंने बता दिया था, फिर एक बार दोबारा बता देता हूँ कि प्राथमिक स्रोत में मौलिक सूचना जो होती है, जो नई सूचना होती है, कि मतलब जो ताज़ा भी नई सूचना आई है, नई कोई व्याख्या आई है, नया कोई विचार आया है, उसी को बोलते हैं हम लोग प्राथमिक स्रोत। और ये अव्यवस्थित होता है, जैसे कोई न्यूज़पेपर में कोई चीज़ निकलता है या कुछ टेलीविज़न पे तुरंत टेलीकास्ट होता है, तो ये सारी चीज़ें प्राथमिक स्रोत होते हैं। इसमें जो सबसे पहली चीज़ होती है, इसको पीरियडिकल्स बोलते हैं। सामयिकी मतलब होता है कि जैसे कोई एक शीर्षक होता है, इसका कोई फिक्स, जैसे चंपक है, तो और उसके बाद वो एक निश्चित अवधि में, जैसे वो साप्ताहिक हो सकता है, 15 दिन हो सकता है, या मासिक हो सकता है, 3 महीने हो सकता है, उसके अंतराल पे ये छपता रहता है। और ये इसका कोई फिक्स नहीं होगा ये कब तक छपेगा। जैसे चंपक हो गया, वो शायद वीकली है, वो पता नहीं कितने सालों से वो छपता हुआ आ रहा, और फिक्स भी नहीं है कब तक छपेगा। तो इसको बोलते हैं सामयिकी। न्यूज़पेपर हमारे जो प्रतिदिन छपते हैं, तो उसका भी कुछ पता नहीं कब तक छपेगा, लेकिन वो उसका शीर्षक एक ही होता है। दैनिक जागरण, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, उसका शीर्षक जो होता है, टाइटल जो होता है, एक ही होता है, और वो प्रतिदिन छपता रहता है, तो इसको सामयिकी बोलते हैं। और इसमें सामयिकियों के कई प्रकार हैं। पत्रिका, हम कभी कभी इसको पत्रिकाएं भी बोल दी जाती हैं। कई जगहों पे इसका पीरियडिकल्स की जगह पे मैगजीन्स भी दे दिया जाता है, लेकिन मैगजीन अगर लिखता तो ये पीरियडिकल्स का एक पार्ट हो जाता है। तो इसमें विद्वत सामयिकियाँ भी हो गया, अगला है व्यापारिक और व्यावसायिक सामयिकी हो गया, ये सारी चीज़ें तो एक पत्रिका के रूप में लेते हैं। तो विद्वत सामयिक का मतलब होता है कि जो शोध होते हैं, या विश्वविद्यालय हो गया, या वाणिज्यिक कोई संस्थान हो गया जहाँ पे शोध वगैरह होते रहते हैं, रिसर्च वगैरह होते रहते हैं, वहाँ पे से जो पत्रिकाएं निकलती हैं, वहाँ शोध के तुरंत बाद जो नोट्स निकलते हैं, वो सारी चीज़ों को बोलते हैं विद्वत सामयिकियाँ। इसमें क्या होता है कि इसमें शोध का विवरण देना हो, इसमें शामिल होता है, जिसका उद्देश्य शोध का विवरण देना होता है। दूसरा, नवीन और वर्तमान विषयों के उत्कृष्ट सूचना के स्रोत होते हैं। ये तकनीकी प्रवृत्ति के होते हैं। इनको कुछ लोग जर्नल्स भी कहते हैं। तो ये विद्वत सामयिकी मतलब जर्नल्स भी हम बोल सकते हैं। इसमें विज्ञापन नहीं दिए जाते हैं, और इसमें जो अंक का बहुत ही क्रम से आता है, और उसका सारांश दिया जाता है, मतलब पूरा विस्तृत नहीं दिया जाता, थीसिस का पूरा विस्तृत नहीं होता, उसका सारांश दिया जाता है। और इसमें टिप्पणियाँ भी दी हुई होती हैं। ये हो गया व्यापारिक और व्यावसायिक सामयिकियाँ। तो हम लोग जानते हैं कई ऐसे मैगजीन्स होती हैं जो किसी व्यावसायिक संगठन द्वारा जारी की जाती हैं। तो इसका जो विशिष्ट रूप से जो मुद्दा होता है वो व्यवसाय से संबंधित होता है, और लेखक या जो विशेषज्ञ होता है वो या तो उस व्यवसाय से संबंधित कोई विशेषज्ञ हो सकते हैं, या तो पत्रकार भी हो सकता है। जैसे वो इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, तो वो इकोनॉमिक टाइम्स हो तो उसी के लिए संबंधित होता है, आर्थिक चीज़ों से संबंधित। ऐसे ही जो विज्ञान प्रगति आता है, विज्ञान से संबंधित चीज़ों के लिए होता है, वो विशेष हो गया। तो ऐसे व्यावसायिक जो सामयिकियाँ होती हैं वो व्यवसाय से संबंधित ही होती हैं, और ये औद्योगिक प्रवृत्तियों के बारे में, नए उत्पादन के बारे में, तकनीकों के बारे में, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल की जाती हैं। तो प्राथमिक स्रोत है, उसका पहला चीज़ है, वो पहला जो बिंदु है उसका सामयिकी बोलते हैं, और इसी के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं, लोकप्रिय सामयिकी, पत्रिकाएँ, ई पत्रिकाएँ, ये सारी चीज़ें। दूसरा है रिसर्च रिपोर्ट्स। दूसरा जो ये इसके बारे में विस्तृत क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि प्राथमिक स्रोतों का वर्गीकरण कीजिए। तो
इसमें आप लोग लिख सकते हैं इस चीज़ के बारे में। 500 वर्ड्स में लिखने का कई बार आया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आप देख सकते हैं। तो इसका जो दूसरा बिंदु रहेगा, शोध प्रतिवेदन, रिसर्च रिपोर्ट, जितने भी रिसर्च होते हैं उनके रिपोर्ट्स, और ये ज़्यादातर ऑनलाइन होते हैं, जैसे कागज़ की कमी वगैरह, बचत वगैरह भी होती है। अब इसकी शुरुआत हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध में, जब कागज़ की कमी हो गई थी और वितरण पे भी प्रतिबंध लगाया गया था। तब बहुत ही शॉर्ट में, जैसे आप कुछ लोग ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज रहे हैं कि क्या हम नकल कर सकते हैं या कोई नकल की पर्ची बना सकते हैं क्या, तो ऐसे ही शोध प्रतिवेदन भी बहुत ही थोड़े जगहों पे लिखा जाने वाला एक रिपोर्ट है, और बहुत ही आगे एक उसका, जब हम बहुत ही छोटे जगहों पर लिखते हैं तो सार ही लिखते हैं, उसका समरी ही लिखते हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हुआ और इसका प्रचलन धीरे धीरे बढ़ा। अगला, सम्मेलन कार्यवाही, जो कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स होती हैं, अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कोई भी कॉन्फ्रेंस होता है, जैसे इंडिया समिट होता है तो, या इंडो अमेरिकन समिट होता है, तो उस कॉन्फ्रेंस के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है। मतलब जितने भी उसमें कार्य हुए हैं, जिसने उस सम्मेलन में जितने भी काम हुए हैं, उसका बहुत ही ब्रीफिंग किया जाता है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट प्राथमिक स्रोत होता है हमारे लिए, सूचना का एक स्रोत होता है। जितने भी पेटेंट्स होते हैं, पेटेंट्स में जो नई चीज़ों की खोज होती है, जैसे मशीनों की, या कोई रचना हुई या कोई उत्पादन हुआ, उनको बनाने और बेचने का अधिकार दिया जाता है बनाने वाले को। तो पेटेंट भी हमारे लिए प्राइमरी स्रोत का काम करता है, और इस पर सरकारी मुद्रा भी अंकित होती है। सूचना का स्रोत होता है कि कौन कौन से नई चीज़ें कौन उत्पादित हुई हैं, नई चीज़ों का वो हुआ, खोज हुआ है। जैसे नोबेल पुरस्कार जिसको मिलता है, तो उस समय वो हाईलाइट हो जाता है वो मुद्दा, कि जैसे कैंसर से रिलेटेड किसी ने कुछ नई खोज की तो वो मुद्दा हाईलाइट हो गया। रमन प्रभाव, जब डॉक्टर सीवी रमन ने खोजा था तो मुद्दा हाईलाइट हो गया, इसलिए नोबेल पुरस्कार वगैरह मिला था उसमें। तो ये सारी चीज़ें हमारे प्राथमिक स्रोत हैं। स्टैंडर्ड्स जो होते हैं, मानक, ये सूचना के बहुत ही अद्वितीय स्रोत होते हैं। द्वितीय नहीं, द्वितीय मतलब सेकेंडरी हो गए, और अद्वितीय मतलब यूनिक, तो अद्वितीय मैं बोल रहा हूँ। तो गुणवत्ता के नियंत्रण या प्रमाणीकरण के लिए जो अपनाया जाता है उसको मानक बोलते हैं। जैसे 1 किलोग्राम कितना होगा, 1000 ग्राम, तो उसका जो मानक है, पहले प्लेटिनम इरेडियम की छड़ के द्वारा मापा जाता था, जो प्रयोगशालाओं में रखी जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब विद्युतीय तरंगों के माध्यम से नापा जाता है कि 1 किलोग्राम कितना होगा, तो इसको बोलते हैं मानक। ठीक है। FSSAI भी एक मानक है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो एक मानक तय करता है कि जैसे मैगी में आर्सेनिक कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था, लेड की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो उसको प्रतिबंध किया गया था। तो ये डिसाइड करता है कि नमक में कितना ज़्यादा ऐसा पदार्थ डाला जाएगा जिससे नमक भुरभुरा रहेगा, गीला नहीं होगा। तो ये स्टैंडर्ड तय करता है। तो ये मानक हो गए, ये भी एक प्राथमिक स्रोत के रूप में काम करता है। अगली चीज़ है पत्राचार फाइल, पिता का पुत्री के नाम पत्र। जैसे नेहरू ने इंदिरा गांधी को ढेर सारे पत्र लिखे थे, उसको हम लोग हिंदी की किताब में पढ़ते हैं, तो वो भी हमारी प्राथमिक फाइलें होती हैं उस समय के इतिहास को जानने के लिए, सूचना का एक स्रोत है। मानचित्र या चार्ट या ये सारी चीज़ें जो होती हैं, पर्यटन के लिए, भ्रमण करने के लिए, सभ्यता को जानने के लिए, संस्कृति को जानने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। हस्तलिपियाँ जितनी होती हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स, आज भी अशोक के द्वारा लिखी हुई मैन्युस्क्रिप्ट्स हम लोग पढ़ते हैं, जिससे उस समय का इतिहास पता चलता है हमारा। सूचना पत्र भी एक प्राथमिक स्रोत होता है। प्रयोगशाला की जो नोटबुक होती है, कि प्रयोगशाला में जो उसमें दैनिक रिकॉर्ड्स होते हैं कि हमने आज कितनी खोज की, इसका टाइमिंग क्या था, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आगे डायरी, कई लोग डायरियाँ लिखते थे, महात्मा गांधी ने भी डायरी लिखी थी, तो सत्य के साथ खोज, उनकी पुस्तक के रूप में वो डायरी प्रकाशित हुई। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, उस समय के इतिहास के बारे में पता चल जाता क्या था। और ये सारी चीज़ें प्राथमिक स्रोत हैं, ये हमें ध्यान देना होगा। ज्ञापन जो होता है, किसी विषय या घटना का निरीक्षण करने को रिकॉर्ड करके हमारी स्मृति में सहायता प्रदान करता है। तो कि ज्ञापन देते हैं, मेमोरेंडम देते हैं, आप लोग जानते हैं इसके बारे में। तो ये भी एक प्राथमिक स्रोत के रूप में ही काम करता है। ऐसा मान लीजिए कि मैंने कोई पुस्तक लिखा, ठीक है, तो वो जो मैंने
पुस्तक लिखा तो वो क्या हुआ, मैंने कई स्रोतों से उस पुस्तक को लिखूँगा। ढेर सारे कागज़ जो अखबारों में निकलता है उसकी कतरनें मैं इकट्ठा करूँगा, न्यूज़पेपर्स डेली लिखूँगा, या अन्य जो स्रोत रहेंगे वो सारी चीज़ें इकट्ठा करूँगा। तो वो जितने न्यूज़पेपर्स हो गए, न्यूज़ हो गए, या कोई प्राचीन ग्रंथ वगैरह, ये सारी चीज़ें जो होंगी वो प्राथमिक स्रोत होंगी, और जो मेरा पुस्तक होगा वो सेकेंडरी सोर्स होगा। और अगर किसी मेरे पुस्तक के ऊपर किसी ने समीक्षा वगैरह लिख दिया तो वो टर्शियरी होगा। ये चीज़ आप लोग याद रखना, ठीक है। गेहूँ जो है प्राथमिक स्रोत है, मैदा सेकेंडरी स्रोत है, और समोसा जो है वो टर्शियरी स्रोत है। आपको ये पता चल गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग द्वितीयक स्रोत के बारे में जानते हैं। तो प्राथमिक स्रोत पे आधारित होता है, ये हम लोग जानते हैं। कुछ चीज़ों चुन करके उसमें बदलाव करके उसको संक्षिप्त करके उसको क्रमबद्ध करके उसका सारांश, ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत आती हैं, जब हम लोग ये सारी चीज़ें करते हैं। तो सबसे पहला द्वितीयक पत्रिकाएं, कई ऐसी पत्रिकाएं जो हर वीकली छपती हैं। जैसे कुछ पत्रिकाएं होती हैं, जैसे ध्येय IAS की पत्रिकाएं होती हैं, वो हर हफ्ते छपती हैं। लेकिन विज़न क्या करता है कि हर महीने एक पत्रिका छापता है, और उसके बाद लास्ट में जब 1 साल पूरा हो जाता है तो वो एक और पत्रिका छापता है, उसको बोलते हैं विज़न 365, PT 360। ये UPSC की तैयारी करने वाले लोग जानते हैं। तो वो जो 1 महीने का निकलता था वो प्राथमिक स्रोत हो गए। फिर उसके बाद जब उसने उन 1 महीने के मैगजीन्स को मिला करके 365 बनाया तो वो सेकेंडरी स्रोत हो गया। तो ये इसको बोलते हैं द्वितीयक पत्रिकाएं। समझ में आ गया होगा लग रहा है आपको। और इसके अंतर्गत कई चीज़ें आती हैं, जैसे अनुक्रमणीकरण पत्रिकाएं हो गई, सारांश पत्रिकाएं हो गई। अनुक्रमणीकरण मतलब इंडेक्सिंग। मान लो 100 पत्रिकाएं आई, उसकी इंडेक्सिंग कर दी गई, तो उसके बाद उसको खोजना आसान रहेगा। दूसरी कोई पत्रिका ढेर सारी आई और उसका फिर सारांश कर दिया गया, फिर वो सारांश पत्रिकाएं कहलाएंगी। प्रगति समीक्षाएं, सुशांत सिंह राजपूत का केस कहाँ तक बढ़ा, उसने आखिर आत्महत्या क्यों की, इसको बोलते हैं प्रगति कितनी हुई, उस केस में कितनी प्रगति हुई। उस महीने में जिस दिन उसने आत्महत्या कर दिया, और जब तक पूरा एग्जैक्ट हमें रिज़ल्ट नहीं मिलेगा तब तक की पूरी जो घटनाक्रम है, जो पूरा समीक्षा किया जाएगा, वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं, प्रगति समीक्षाओं के अंतर्गत। और रंगनाथन ने इसे नरेटिव बिब्लियोग्राफी का नाम दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगला ग्रंथ सूचियाँ। ग्रंथ सूची मतलब होता है बिब्लियोग्राफी। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है बिब्लियोग्राफी। इस पे क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, इसके टाइप्स वगैरह के बारे में भी पूछा गया। और रेफरेंस, तो ये दोनों इसके सेकेंडरी के अंतर्गत आते हैं, तो आपको ये याद भी रखना होगा। तो ग्रंथ सूचियों क्या चीज़ होती है, बिब्लियोग्राफी क्या चीज़ होती है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। क्या ये होता है, पुस्तकों या अन्य जो सामग्री होता है उसका सुव्यवस्थित सूची होता है, और ये टाइम के अनुसार, उसमें बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम के अनुसार लिखा होता है कि 21 तारीख को ये हुआ था, 22 को ये, 23 को ये, मतलब कालचक्र के अनुसार 2021 का ये है, 2020 का ये है, 2019 का, इस तरह से। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, किसी भी पुस्तक के लेखक का नाम, उसके प्रकाशक का नाम, प्रकाशन की जो तिथि होती है, उसकी कीमत, जल्दबाजी, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल करना, ये सारी सूचनाएँ। आप लोग डिटेक्टिव के बारे में जानते हो तो मैं बताता हूँ थोड़ा सा कि कई केसेस जब सॉल्व किए जाते हैं तो पुस्तक की लंबाई चौड़ाई का भी, उसका मर्डर वगैरह में भी उसका प्रयोग किया जाता है। कि मान लो कोई पुस्तक उस मेज़ पे पड़ी हुई थी और वो हटा दी गई, तो उस पुस्तक की लंबाई चौड़ाई कितनी थी। तो ये बिब्लियोग्राफी में ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक बिब्लियोग्राफी के रूप में भी मौजूद है। हम सर्च करते हैं तो ये डायमेंशन वगैरह पता चल जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बिब्लियोग्राफी। और उसका चित्र, मानचित्र, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल की जाती हैं। अपने भारत का है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी कलकत्ता में है, एशियन सोशल साइंस बिब्लियोग्राफी है दिल्ली में है। तो ये 2 एग्जाम्पल हैं इसके बिब्लियोग्राफी के। और इसका जो टाइप्स है, तो पहला प्रकार है विषय ग्रंथ सूची, मतलब सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी। इसमें क्या होता है कि किसी एक विषय पर संबंधित जो सामग्री होती है, जो सूची होती है, उसको बोलते हैं सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी। कोई भी एक टॉपिक, जैसे मान लो पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऊपर ही एक टॉपिक हो गया,
या किसी सामाजिक विज्ञान के ऊपर हो गया या कंप्यूटर विज्ञान के ऊपर हो गया, तो सिर्फ इसमें एक ही टॉपिक को लेकर जाया जाता है, मतलब विषय परक किसी एक विषय को लेकर के उसकी बिब्लियोग्राफी की जाती है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था एशियन सोशल साइंस बिब्लियोग्राफी, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ सोशल साइंस के बारे में ही सूची बनाई जाएगी। दूसरा है राष्ट्रीय ग्रंथ सूची। इसमें क्या होता है, किसी भी देश के अंतर्गत जितने भी प्रकाशक होते हैं उन सभी की सूची बनाई जाती है, ये सभी विषयों का। हाँ, ये किसी विशेष कालावधि में बनाई जाती है। जैसे 2020 का जितना भी बिब्लियोग्राफी हो गया, 2019 का जितना भी बिब्लियोग्राफी हो गया, तो ये पूरे देश का ही शामिल होता है इसमें। और इसमें विजुअल, ऑडियो, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं, या ग्लोब होते हैं, मैप्स होते हैं, या कोई कलात्मक प्रतिकृति होगी, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल की जाती है, पैम्पलेट वगैरह सब कुछ। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी का हम लोग इसमें एग्जांपल दे सकते हैं, राष्ट्रीय वाले में। जब बिब्लियोग्राफी हम लोग बोलेंगे तो सब कुछ एग्जांपल दे सकते हैं, लेकिन जब हम लोग कैटेगराइज्ड करेंगे सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी, नेशनल बिब्लियोग्राफी, तो उसमें हम लोग ये बताएंगे। ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी भी हम लोग याद रखेंगे, क्योंकि अगर कई एग्जांपल देंगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे। यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी भी होता है जो इंटरनेशनल होता है, पूरी दुनिया के सभी प्रकाशकों का सूची बनाना। हालांकि ये बहुत बड़ी चीज़ है, जो भूतकाल से लेकर के भविष्यकाल तक सब कुछ इसमें सम्मिलित किया जाता है। तो रंगनाथन इसकी परिभाषा बोलते हैं, जब वह सभी विषयों पर, सभी भाषाओं में, सभी देशों की सार्वकालिक समस्त प्रकाशित, चाहे पुस्तकें हों या उसकी पत्रिकाएं हों या कोई लेख हो, सब कुछ जब शामिल होता है तो उसको बोलेंगे सार्वभौमिक ग्रंथ सूची। ये बहुत बड़ी चीज़ है, इंसाइक्लोपीडिया वगैरह की तरह ही है, लेकिन इंसाइक्लोपीडिया दूसरी चीज़ होती है, वो रेफरेंस के अंतर्गत आती है। अगला है ये आ गया संदर्भ स्रोत, और इसका जो मकसद होता है संदर्भ स्रोत का, इसको बोलते हैं रेफरेंस सोर्स, इंग्लिश में इसको बोलते हैं। तो किसी भी विषय को शीघ्रता से सूचना पहुंचाना, किसी भी विषय के बारे में बहुत ही शीघ्रता से सूचना पहुंचाना। तो इसका जो टाइप्स है, जैसे विश्वकोश हो गया, इंसाइक्लोपीडिया हो गया, या कोई डिक्शनरी हो गया, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो ये बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस में कई बार डिफरेंस भी पूछा जाता है, तो आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए। विश्वकोश में क्या होता है, इंसाइक्लोपीडिया में क्या होता है कि कोई भी जितना भी ज्ञान होता है, किसी भी विषय के बारे में जितना ज्ञान होता है, उन सारी चीज़ों का बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही सुव्यवस्थित और संगठित ढंग से छोटा सा उसके बारे में वर्णन दिया होता है। और ये सभी विषयों का संग्रह किया जाता है। इसके दो उद्देश्य होते हैं। सबसे पहले कि विषय का जो सामान्य परिचय दिया जाता है कि विषय क्या है, उसका सीमा क्या है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, परिकल्पना क्या है। दूसरा, महान पुरुषों या दिवंगत विद्वानों की जीवनी संबंधी सूचनाएं प्राप्त करना। ये दो इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। एक सामान्य विश्वकोश होता है जिसमें सभी शाखाओं के, सभी ब्रांचेस की सूचनाएं प्रदान करने वाले लेख होते हैं। दूसरा, विषयगत विश्वकोश होता है जिसमें विशिष्ट क्षेत्र ही शामिल होते हैं। इसका एग्जाम्पल है न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया या इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो ये याद कर सकते हैं आप लोग, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ BLIS, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडिया, इंसाइक्लोपीडिया अपने बना लो। अगर आपको एग्जाम्पल्स नहीं याद हो रहे हैं तो आप खुद बना लो, और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि वन नाइट फाइटर बनने का मतलब रिस्क तो होता ही। चलिए, शब्दकोश में क्या होता है कि एक क्रम के अनुसार, जैसे ABC से लेकर आ से लेकर ज्ञा तक शब्द दिए होते हैं, उसके फिर अर्थ दिए होते हैं, उच्चारण कैसे किया जाएगा, उत्पत्ति उसकी कैसे हुई, इसका वर्तनी क्या है, और उसके बाद समानार्थक शब्द उसके क्या होते हैं, उसके बाद उसका वाक्य प्रयोग, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल की जाती हैं। और ये देवनागरी लिपि में भी हो सकती है, मतलब लिखी हुई। उसके बाद दूसरा, ऑडियो रूप में भी हो सकती है, ध्वनि रूप में। और उसके कई शब्दकोश का एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं, जैसे विज्ञान शब्दकोश हो गया। विज्ञान में भी फिजिक्स डिक्शनरी अलग होता है, केमिस्ट्री अलग होता है, बॉटनी अलग होता है, या उसके अंतर्गत भी जो सब सेक्शंस होते हैं उसके अलग होते हैं। तो आप ये एग्जाम्पल दे सकते हैं। ये एक भाषी, द्विभाषी, त्रिभाषी हो सकता है। एक हस्त पुस्तिका मतलब छोटी सी पुस्तक होती है जिसमें सारी विवेचनाएं होती हैं। आपने हैंड बुक्स देखे होंगे, उसके बारे में ये बता रहा है। ये इसके अंतर्गत आता है, संदर्भ स्रोत के अंतर्गत। नियमावली
किसी भी कार्य को कैसे किया जाएगा, ये निर्देश देने के लिए बनाई जाने वाली जो नियमावली होती है, ये भी सेकेंडरी सोर्स के अंतर्गत आता है संदर्भ स्रोत के रूप में। जीवन चरित्र हम लोग बचपन से ही पढ़ते जा रहे हैं, तुलसीदास का, कबीरदास का, अन्य लोगों का, महात्मा गांधी का, विवेकानंद का। तो इन सब चीज़ों से जो सूचनाएं, आंकड़े उपलब्ध होते हैं हमारे पास, ये सेकेंडरी सोर्स के अंतर्गत आते हैं। तो अगला जो हमारा है प्रबंध आता है, मैनेजमेंट, जो बुक्स होती हैं वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। अगला पाठ्यपुस्तकें जो हमारी होती हैं वो बहुत ही प्रामाणिक स्रोत के रूप में काम करती हैं, जो कि सेकेंडरी सोर्स के अंतर्गत आती हैं। भौगोलिक स्रोत में क्या होता है कि जो दूसरे नए स्थानों पर भ्रमण करने, वहाँ की जानकारी हमें होनी चाहिए। अक्सर पर्यटन के लिए हम लोग देश विदेश जाते रहते हैं और देश में ही कई जगहों पर जाते हैं, तो उसका जन्म कैसे हुआ उस क्षेत्र का। लाल किला गए तो वहाँ पे किसने बनवाया, उस कितनी दीवारें हैं, कहाँ से बालू लेकर आया, कहाँ से पत्थर लेकर आया गया, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा क्यों बनाया गया, ऊंची दीवारें क्या हैं, बगल में खाई क्यों बनवाई गई, राजा यहीं पे क्यों बैठता था, ये फालतू चीज़ें जितनी भी, ये सारी चीज़ें भौगोलिक जो प्रश्न हैं वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। इसमें मानचित्र और गेजेटर्स, गाइड्स, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। तो हम लोग किसी एटलस का नाम दे सकते हैं, ऑक्सफोर्ड एटलस याद रहेगा ना, तो उसका एग्जांपल दे देना बस। सांख्यिकीय स्रोत, स्टैटिकल सोर्सेज में कितने लोगों का जन्म हुआ 2021, हम लोग वो 2011 का जनगणना के अनुसार लिखते हैं ना बार बार, सेंसस 2011, तो वही चीज़ है कि वो जो हमारे यहाँ NSSO है, NSSO क्या होता है, हर साल में कितने लोग जन्म लिए, कितने लोग को मृत्यु हुई और महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले कितना हुई, ये सारी आंकड़े देता है। तो ये भी एक स्रोत के रूप में काम करता है। जब हम इसको व्यवस्थित रूप में कर देते हैं तो ये स्रोत के रूप में काम करता है। तो इसको डेमोग्राफिक ईयर बुक, न्यू दिल्ली भी बोल सकते हैं, न्यूयॉर्क भी बोल सकते हैं। तो ऐसे एग्जांपल दे सकते हैं आप लोग। निर्देशिकाओं के बारे में फिर बताया गया, 1 मिनट इसी पॉइंट्स पे हमें चलना है। अगला हम लोग तृतीयक स्रोत के बारे में जानने वाले हैं। तो द्वितीयक स्रोत के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं आप लोग देख लेना एक बार। अभी मैं लास्ट में एक बार और इसको रिवीजन करवा दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक द्वितीयक के अंतर्गत आते हैं, कौन कौन से तृतीयक के अंतर्गत आते हैं। तो द्वितीयक का पहले हम लोग देखते हैं। तो इसमें द्वितीयक पत्रिकाएँ आती हैं और इसके अंतर्गत सारांश पत्रिकाएँ, प्रगति समीक्षाएँ ये होती हैं। पहला तो ये हो गया सेकेंडरी मैगजीन्स, जर्नल्स ये बोल सकते हैं। बिब्लियोग्राफी मतलब ग्रंथ सूचियाँ। उसके बाद तीसरा संदर्भ स्रोत, रेफरेंस सोर्स। अगला जो चौथा है ये आता है भौगोलिक स्रोत, पाठ्यपुस्तकें, प्रबंध, सांख्यिकीय स्रोत, ये सारी चीज़ें होंगी। तृतीयक स्रोत मतलब इसमें क्या होता है कि जो प्राथमिक स्रोत होते हैं या द्वितीयक स्रोत होता है, उन दोनों को मिला करके जो चीज़ तैयार होता है उसको बोलते हैं तृतीयक स्रोत। ठीक है, इसमें इसका जो पहला उदाहरण है ग्रंथ सूचियों की ग्रंथ सूची, बिब्लियोग्राफी या बिब्लियोग्राफी। ग्रंथ सूचियाँ आजकल हर विषय में तैयार हो रही हैं, बिब्लियोग्राफी हर सब्जेक्ट्स में तैयार हो रहा है। तो क्या बिब्लियोग्राफी का ही एक समुद्र खड़ा हो गया, तो उस समुद्र से मोती निकालने के लिए बिब्लियोग्राफी या बिब्लियोग्राफीज़ की आवश्यकता होगी। मतलब उन बिब्लियोग्राफीज़ का सारांश तैयार करने की ज़रूरत होगी। कई बार हम लोग क्या होता है कि 500-600 पेजेस की बुक होती है। मान लो कोई भी बुक ले लो आप, भारत का संविधान हो गया, वो फिर उसके बाद हम लोग समरी बनाते हैं। जब हम लोग उसको पढ़ते हैं भारत का संविधान, तो एम लक्ष्मीकांत को, तो हम लोग उसकी समरी बनाते हैं। फिर उसके बाद समरी बना करके, समरी हमने 600 पेज की बुक की 60 पेज में बना ली। अब ऐसे ही हर बुक हमें 10-20 बुक पढ़नी है तो 60-60 पेज तो बहुत ढेर सारे हो जाएंगे। फिर उन बुक्स की समरी जब हम लोग बनाते हैं, 60 पेज की भी समरी बनाते हैं 6 पेज में, 3 पेज में, तब उसको बोलते हैं बिब्लियोग्राफी या बिब्लियोग्राफीज। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इसका 2 उदाहरण है, ए वर्ल्ड बिब्लियोग्राफी या बिब्लियोग्राफी, बस इसको लिख देंगे बस। अगला डायरेक्टरीज, निर्देशिकाएं। इसमें क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इसको बताने से पहले मैं कुछ बता देता हूँ जनरल चीज़ें जिससे अब रिलेट कर पाऊँ। निर्देशिकाएं, डायरेक्टरीज। हर गांव में पहले एक भट्ट नाम का व्यक्ति होता था, तो भट्ट के पास उस गांव के लोगों के नाम, पिताजी के नाम, उसके
पूरे पुरखों के 7 पुरखों के पूरी जानकारी होती थी। किसी को किसी भी व्यक्ति के बारे में जानकारी चाहिए होती थी तो उस भट्ट के पास जाते थे, वो सारी जानकारी मिल जाती थी। तो आजकल भट्ट का नाम बदल गया है और उसका नाम निर्देशिका हो गया, डायरेक्टरीज हो गया। तो इसमें क्या है कि किसी भी संस्था या संगठन के जो व्यक्ति हैं ये तीनों, चाहे व्यक्ति हो या संस्था हो या संगठन हो या कोई व्यापार सदन हो, इन सभी के नामों की सूची वर्णानुक्रम में रखते हैं। ये निर्देशिका के अंतर्गत आते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। उनका नाम क्या है, वो पदाधिकारी किस पद पे वो काम कर रहे हैं, कितने वर्षों से काम कर रहे हैं, उनका मोबाइल नंबर क्या है, उनका एड्रेस क्या है, ये सारी चीज़ें। ये तो व्यक्ति के बारे में हो गई। उत्पाद, ये उत्पाद किस कंपनी से निकला है, कब निकला है, उसका कितना क्या किस चीज़ में यूज होता है, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, किस संस्थाओं ने इसको मान्यता प्राप्त की, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। और वो किसी भी जो संगठन का हेड होता है उसके बारे में भी इसमें बताया जाता है कि जिससे उस कंपनी के बारे में अच्छे से जाना जा सके। तो यही है स्थानीय। इसके कुछ टाइप्स हैं, एक बार पूछ लिया गया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आप देखोगे तो ये पूछा गया एक बार। तो एक इसका एग्जांपल से स्थानीय निर्देशिका, सरकारी निर्देशिका, संस्थागत निर्देशिका, व्यापार व्यावसायिक और उद्योग निर्देशिका। स्थानीय में क्या होता है, टेलीफोन निर्देशिका हो गया, नगर निर्देशिका, विद्यालय, क्लब, थिएटर, ये सारी चीज़ें। सरकारी में डाकघर, फौज, ये सारी चीज़ें होंगी। संस्थागत मतलब समझ रहे हो आप, संस्थागत में क्या कौन आएंगे, स्कूल होंगे, स्कूल में बच्चे का नाम, पिताजी का नाम, सारा चीज़ होता है, उसने कहाँ से कहाँ तक पढ़ाई की, उसका मार्क्स, ग्रेड, उसका अनुशासन क्या था, ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। भट्ट की तरह ये भी काम करते हैं। चलो अगला है साहित्य की संदर्शिकाएँ, गाइड्स ऑफ लिटरेचर। मैं जिस बुक से वीडियो बना रहा हूँ गाइड ही है। तो ये हर लिटरेचर्स की गाइड, हालांकि मैं बुक्स भी पढ़ता हूँ, पहले मैं बुक ही पढ़ता हूँ, जो इग्नू की इसकी प्रॉपर बुक है उसको पढ़ने के बाद ही इसको पढ़ता हूँ, क्योंकि कई टॉपिक्स ऐसे हैं जो इसमें नहीं मिलते हैं, उस बुक में मिलते हैं, तो उसको मैं ऐड भी करता हूँ, बोलते समय ऐड करता हूँ। कई बार कई लेक्चर्स में मैं उन क्लिपिंग्स को भी रखता हूँ बुक्स के, आपने देखा होगा। तो ऐसे है साहित्य की संदर्शिकाएँ, जो भी लिटरेचर होते हैं, हिंदी लिटरेचर, ये सारी चीज़ें, तो वो प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत होते हैं। उनसे जो गाइड बनाई जाती है, पतली पतली गाइड, संविधान तो कोई पढ़ नहीं सकता ना पूरा, तो एक पतली सी गाइड बना दी गई एम लक्ष्मीकांत ने, तो वो तृतीयक स्रोत के रूप में हो गया। तो ऐसे ही है। तो ये गाइड्स जो हैं वो भी उसमें टर्शियरी में आती हैं। अगला प्रगति में शोध सूची, मैंने एग्जाम्पल ही दिया था कि जो प्रगति होती रहती है उसको तालिकाओं के माध्यम से, ये अन्य या कई माध्यमों से उसमें प्रोग्रेस लिस्ट बनाया जाता है, उसमें ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। तो हम लोग जान लेते हैं ये तृतीयक स्रोत में क्या क्या आती हैं। सबसे पहले है ग्रंथ सूचियों की ग्रंथ सूची, दूसरा डायरेक्टरीज निर्देशिकाएँ, अगला गाइड्स ऑफ लिटरेचर एंड लिस्ट ऑफ रिसर्च इन प्रोग्रेस, ये सारी चीज़ें होंगी। अगला है मूल्यांकन, ये यूनिट अब ख़त्म हो गया, ठीक है, हम लोग नेक्स्ट यूनिट कर रहे हैं। तो इसमें पहला बताया गया कि मूल्यांकन की जांच सूची के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। तो इस यूनिट में जो मे बी ये 3rd यूनिट होगा या 4th, मे बी 4th यूनिट होगा शायद, आप लोग देख लेना एक बार। तो ये मूल्यांकन की जो जांच सूची के प्रमुख घटक का विवरण देना है, इसमें सिर्फ 10 पॉइंट्स याद रखने हैं और उन 10 पॉइंट से पूरी यूनिट ख़त्म हो जाएगी। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो सिर्फ 10 पॉइंट में है। सबसे पहली चीज़ है कि एक जो संदर्भ पुस्तक होता है उसका मूल्यांकन करने के लिए कुछ एक लिस्ट बनाई गई है। सबसे पहले उन लिस्ट, तो उसमें 10 चीज़ें शामिल हैं और ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, कई पूछा भी जा सकता है। सबसे पहली चीज़ें हैं पिछला रिकॉर्ड, कोई भी प्रकाशन है उसका पिछला रिकॉर्ड क्या है, उसने कितनी पुस्तकें बेची हैं पहले, कितना उसके पास कितनी पुस्तकें पब्लिश होती हैं, कितने ढेर सारे लोग उसकी पुस्तकों पर ट्रस्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें जो पिछला रिकॉर्ड होता है ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। इसी के आधार पे ट्रस्ट बनता है, ग्राहकों का विश्वास बनता है। जैसे अगर कभी आप बुक खरीदने जाते हो तो बोलते हैं अरे ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की पब्लिशिंग है, तो हमें भी लगता है अच्छा बहुत बड़ी चीज़ होगी,
क्योंकि वो न्यूटन के ज़माने से पब्लिश करते आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, उसका जो पिछला रिकॉर्ड होता है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और पुस्तकों का जो पृष्ठ और जिल्द, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये उच्च कोटि की होनी चाहिए। जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो प्रेस हैं या माइग्रा हिल, ये सारी चीज़ें जो प्रकाशक हैं ये दशकों से प्रसिद्ध हैं और बहुत ही अच्छा इनका पिछला रिकॉर्ड पाया जाता है। तो पिछला रिकॉर्ड बहुत इम्पोर्टेंट होता है किस चीज़ के लिए? मूल्यांकन की जांच सूची का ये प्रमुख घटक है। मूल्यांकन करने के लिए, किसी भी संदर्भ पुस्तक की मूल्यांकन करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। समझ लो किसी पुस्तक की मूल्यांकन करने के लिए क्या इम्पोर्टेंट होता है। तो सबसे पहले पिछला रिकॉर्ड, प्रकाशक का पिछला रिकॉर्ड। दूसरी चीज़ होता है अथॉरिटी, प्राधिकरण, कि उसका लेखक, संकलन करता, उसका जो संपादक है, उन सब की योग्यता क्या है, प्रतिष्ठा क्या है, अनुभव क्या है, प्रकाशन और नियमित निकाय क्या है, उसका पिछला रिकॉर्ड क्या है। अगर मैं आपको कोई भी ऐसे पुस्तक दे दूँ तो आप पूछोगे राइट, हु इज़ राइटर। बाद में पब्लिशिंग, ये सारी चीज़ें आती हैं। एक अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक है, उसको चाणक्य ने लिखा था। सोचो, नाम ही काफ़ी है। तो उसका जो योग्यता था, उसकी जो प्रतिष्ठा थी, उसका जो अनुभव है उस लेखक का, चाणक्य का, ऐसे ही आप खरीद लोगे उस बुक को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अथॉरिटी कौन है उसकी। अगला, उसका स्कोप क्या है, उसका विषय क्या है, उसका भौगोलिक क्षेत्र, उसका समय क्या है, दस्तावेज के रूप में भाषा क्या है, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। तो उसका विषय क्षेत्र क्या चीज़ है, मैनेजमेंट क्या है, कि वो जो पुस्तक है वो उसका शैली क्या है, उसका दृष्टांत क्या है, ये सारी चीज़ें। और कोई भी दो पुस्तकें एक जैसी नहीं होती, कोई भी संदर्भ पुस्तकें एक जैसी नहीं होती। अगला, उसका फॉन्ट किस तरह से है, पृष्ठ रचना किस तरह से, दृष्टांत किस तरह से, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। अगला, पुस्तक की जो समीक्षा है, उससे पहले हम लोगों को व्यवस्था, उसका अरेंजमेंट किस तरह से है, इसमें चैप्टर्स किस तरह से दिए गए, ये सारी चीज़ें उसके मूल्यांकन करने पे। क्योंकि जब हम लोग किसी भी पुस्तक का मूल्यांकन करते हैं तो ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा। बार बार मैं बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ों का हमें, ये चौथा यूनिट है और इसको बहुत ध्यान से हमें देखना होगा। तो सबसे पहला हमने पास्ट रिकॉर्ड देखा, अथॉरिटी, स्कोप क्या है, मैनेजमेंट क्या है, अरेंजमेंट कैसा है, कि इसका शब्द दर शब्द कैसे दिया गया है, वर्ड कैसे दिए गए हैं, उसमें किस तरह से खंड, अध्याय किस तरह से विभाजित हैं, ये सारी व्यवस्थाएं कैसी हैं। विशेष लक्षण इसमें है कि नहीं, हर पुस्तकों में एक विशेष लक्षण पाया ही जाता है, तो उसको हम लोग देखेंगे कि क्या इसमें विशेषता है। प्रारूप इसका कैसा है, उसकी जिल्दसाजी कैसा है, किस तरह से फट तो नहीं जाएगा रास्ते में ही ले जाते। उसके बाद कागज़ की गुणवत्ता कैसी है, कहीं ये डुप्लीकेट तो नहीं है, फ़ॉन्ट कैसा है, इसकी पृष्ठ रचना कैसी है, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल की जाएंगी। अगला, इस पुस्तक की समीक्षा। हम लोग अक्सर न्यूज़पेपर्स में देखते हैं ना कि ये नई पुस्तक आई है, इसकी समीक्षा ये है। तो ये इसकी पुस्तक समीक्षा में समीक्षक नकारात्मक व्यू देते हैं, सकारात्मक व्यू देते हैं। उसी के आधार पे हम लोग संदर्भ पुस्तक का मूल्यांकन करेंगे। सीमाएं क्या क्या हैं, उस पुस्तक में प्रयोग किए जाने वाले शब्द, शब्दकोश, ये सारी चीज़ें हमें मिल जाएंगी शब्दकोशों में कि नहीं, ये सारी चीज़ें। हालांकि सीमाएं तो हर चीज़ की हैं, चाहे इंसाइक्लोपीडिया ही हम लोग ले लें, वो सीमाओं से मुक्त नहीं है। तो अगला, निष्कर्ष हम लोग उसमें लिखेंगे कि समग्र जो उसका मूल्यांकन जब हम लोग करेंगे संदर्भ स्रोत का, तो उसका निष्कर्ष जो है वो संबंधित अधिकारी की उपलब्धि के बारे में निर्णय ले सकें। एक निष्कर्ष लिखा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उस पुस्तक को खरीदें या ना खरीदें, या उसका लेखक कैसा है, उसका विचारधारा क्या है, या उसका प्रकाशक कैसा है, उसमें ढेर सारी त्रुटि है कि नहीं, ये सारी चीज़ें पता चले। कोई बहुत बढ़िया, अभी इग्नू की देख लो आप, इग्नू की जो हिंदी की बुक है, हिंदी में जो ट्रांसलेटेड है, इतनी घटिया किस्म की ट्रांसलेशन है। अब बताओ, इतने अच्छे यूनिवर्सिटी का इतना घटिया ट्रांसलेशन, मे बी उसको सुधार किया जाए। तो ये निष्कर्ष के रूप में हमें लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
तो ये सिर्फ 10 पॉइंट्स अगर आपने याद रखा तो आपने ये 10 पॉइंट्स जो याद रखे इसका यूज़ क्या होगा, मैं देख लेता हूँ मैंने फ़ोटो क्लिक किया कि नहीं। यस, नहीं किया है। दरअसल इसका एक और क्वेश्चन पूछा गया था, उसका मैंने फ़ोटो नहीं क्लिक किया है, बट मैं वैसे ही बता देता हूँ आप लोगों को। उसका दरअसल मैंने हाईलाइट नहीं किया था तो मैंने फ़ोटो भी नहीं क्लिक किया। कई बार पूछ लिया जाता है कि एक एग्जैक्ट दे दिया जाता है कि मान लीजिए कोई पुस्तक दे दी गई, ठीक है, उसकी समीक्षा आप किस तरह, मूल्यांकन किस तरह से करोगे आप। वार्षिकी हो गया या कोई मैगज़ीन है उसका किस तरह से आप मूल्यांकन करोगे। तो ठीक इसी तरीके से यही 10 पॉइंट्स ही आप लिखोगे और उसका आप लोग मूल्यांकन करोगे। दरअसल इस जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो इसको मैं पॉज नहीं कर सकता, अगर मैंने क्लिक किया तो ये बंद हो जाएगा, तो इसलिए मैं उसको कर नहीं सकता, पॉज भी नहीं कर सकता, वरना मुझे दूसरी वीडियो बनानी पड़ेगी फिर से। हालांकि एक मैं बता देता हूँ कि जैसे मान लो आपको ग्रंथ सूची बिब्लियोग्राफी का आ गया, ठीक है, बिब्लियोग्राफी का आपको मूल्यांकन करना है, तो बिब्लियोग्राफी में सबसे पहले आपने उद्देश्य लिखा उसका, ठीक है, उसका उद्देश्य क्या था, बिब्लियोग्राफी का उद्देश्य क्या क्या है, प्रामाणिकता इसकी क्या है, विषय क्षेत्र क्या है, स्कोप मैंने बोला, उसका मैनेजमेंट कैसे है, व्यवस्थापन कैसे है, उसका क्रम क्या क्या है, सूचना के तत्व कौन कौन से हैं, और उसके बाद प्रारूप उसका कैसा है, उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, फिर हम लोग कंक्लूज़न लिख देंगे। तो ऐसे ही मान लो किसी मैगज़ीन का पूछ लिया तो सबसे पहले उस मैगज़ीन का आपने पिछले रिकॉर्ड, पास्ट रिकॉर्ड क्या है उसको पहले देखा, फर्स्ट जो था, एंड द नेक्स्ट इज़ उसका अथॉरिटी क्या है, उसका स्कोप क्या है, अगला उसका प्रबंध मैनेजमेंट कैसा है, व्यवस्था कैसी है, प्रारूप कैसा है, ये सारी चीज़ें आप उस मैगज़ीन का भी लिख सकते हो। तो ये 10 पॉइंट्स अगर आपने याद कर रखे हैं तो या तो मूल्यांकन के ऊपर क्वेश्चन पूछा या किसी भी एग्जाम्पल के बारे में क्वेश्चन पूछा, आप उसको कर सकते हैं। जिसने इस चैप्टर को थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा उसे ही ये बात समझ में आएगी। अगला पंचांग, कई बार ये पूछ लेता है कि ईयर बुक और पंचांग इन दोनों में क्या क्या अंतर होता है। तो वार्षिकी यानी ईयर बुक, इन दोनों में अंतर हम लोग देख लेते हैं कि वार्षिकी क्या होता है कि एक वर्ष में प्रकाशित किया जाता है, इसके नाम से ही पता चल जाता है, और ये समीक्षा होता है, ठीक है, किसी भी चीज़ का, और विस्तृत जानकारी प्राप्त और सांख्यिकी प्रदान करता है, और जो बीते हुए साल का प्रमुख जो घटना है उसका समीक्षा के रूप में वर्ष के अंतर्गत ही आ जाता है। ये राष्ट्रीय स्तर पे भी हो सकता है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी हो सकता है, जैसे ब्रिटानी का बुक ऑफ ईयर, ओके, और इंडिया 2021 जो है वो भी हमारा एक साल का भारत सरकार के द्वारा ये पब्लिश किया जाता है। आप लोग पता नहीं पढ़ते हो कि नहीं, पढ़ना चाहिए। इंडिया 21, 22, ये 2020 भी आया था। ये ईयर बुक होता है, इसमें भारत में एक साल में हुए सभी घटनाओं का वर्णन होता है, सरकार के द्वारा लिए गए सभी प्रकार के कानूनों या निर्णयों का या सभी रूल्स का वो होता है कलेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट बुक होती है, हर भारतीयों को पढ़ना चाहिए। दूसरा पंचांग क्या होता है कि आने वाले जो वर्ष का, ये तो बीता हुआ वर्ष था वार्षिकी में, ईयर बुक में, लेकिन पंचांग में आने वाले वर्षों की सारी महत्वपूर्ण तथ्य दिए होते हैं। उसमें दिनों, महीनों, छुट्टियों, इन सब चीज़ों की जानकारी होती है, ग्रहों, नक्षत्रों, तालिकाओं, ज्योतिष विज्ञान, भविष्यवाणी, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। अब पंचांग ये सारे लोगों ने ही देखा होगा लगभग, तो इसमें ज़्यादातर चीज़ें हमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, ज़्यादातर चीज़ें हम लोग जानते ही हैं। अगला एक नेक्स्ट ब्लॉक शुरू होता है, यूनिट 5 का है, एंड यूनिट 5 का जो सबसे पहली चीज़ें हैं, कोर इन्फॉर्मेशन प्रोफेशनल्स, मूल सूचना व्यवसायी, या ये सारी चीज़ें इसमें आ रही हैं। तो इसमें भी क्या होता है कि मानव जो है, मानव ह्यूमन एज ए सोर्स, इसके बारे में, मानव संसाधन और मानव स्रोत, इसके बारे में अंतर एक बार पूछ लिया था, 250 वर्ड्स में अंतर पूछ लिया था। तो इन दोनों में अंतर होता है। मानव संसाधन क्या होता है, संसाधन पहले क्या चीज़ होता है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। संसाधन किसी भी कार्य को करने के लिए या उसका प्रयोग किया जाता है उसके विकास में, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, या अन्य जो चीज़ें होती हैं, वो मानव के
हित में प्रयोग किए जाने वाली चीज़ें होती हैं, उसको बोलते हैं संसाधन। तो मानव संसाधन कौन कौन से होते हैं? जैसे वकील हो गए, टीचर हो गए, या उद्योग में काम करने वाले जो लोग होते हैं जैसे मिस्त्री हो गए, या उद्योग के कर्मचारी हो गए, उसमें लेबर हो गए, HR वगैरह हो गए, या ये मार्केट हेड वगैरह, ये सारे लोग जो होते हैं ये मानव संसाधन होते हैं। वो खुद संसाधन के रूप में काम करते हैं, ठीक है। लेकिन मानव स्रोत मतलब कि वो सूचना देने वाला होता है। जैसे आप किसी ने मुझसे रास्ता पूछा तो मैं मानव स्रोत हो गया, मैंने बता दिया उसको रास्ता कि वहाँ से वहाँ तक जाना है, एग्ज़ाम सेंटर वहाँ पे है, आप वहाँ पे जा सकते हो, तो मैं मानव स्रोत हो गया। लेकिन मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ तो मैं मानव संसाधन हुआ। ये हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। सिंपल वर्ड्स में मैंने बता दिया। तो मानव स्रोत के रूप में कौन कौन से आते हैं, इसके बारे में हमें जानना होगा। इसका कई रूप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और उत्तर हमें इस तरह से लिखना होगा। जैसे कोर इन्फॉर्मेशन प्रोफेशनल कौन से होते हैं, सूचना संग्राहक के 250 वर्ड्स में आ चुका है पहले 2015 में। और कोषकार की भूमिका क्या होती है, इसके बारे में भी आ चुका है। सूचना के महत्वपूर्ण स्रोतों के रूप में सूचना संसाधकों की भूमिका का वर्णन करना, ये भी आ चुका है। तो इसमें भी 8-10 पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। जैसे क्या होता है कि सूचना को कोई उत्पादित करता होगा। सूचना कैसे बनती है? कोई ना कोई इसको बनाता होगा। तो उसमें जो बनाने वाले लोग होते हैं, जैसे कौन से लोग बनाते हैं? रिसर्चर्स, अनुसंधानकर्ता जो होते हैं, इन्वेंटर्स, आविष्कारक जो होते हैं, प्रवर्तक जो होते हैं, ये सारे लोग जो होते हैं वो सूचनाओं को बनाते हैं। अगला लेखक भी आते हैं, विचारक भी आते हैं, योजना जो बनाते हैं, नीति निर्माता, निर्णयकर्ता, न्यायाधीश, ये सारे लोग सूचनाओं को बनाते हैं। अनुसंधान क्या करता है? अनुसंधानकर्ता जो होता है, रिसर्चर जो होता है, वो सर्वे करता है, अवलोकन करता है, परिकल्पनाएं करता है, फिर उसके बाद एक परिणाम रिकॉर्ड करता है। आविष्कारक क्या होता है? बड़ा परिश्रम करता है, मशीन, उपकरण, ये औजार या नई चीज़ें रचना करता है। खगोलविद्या क्या होता है? टेलीस्कोप लेकर के बड़ी बड़ी चीज़ों को चेक करता रहता है। दार्शनिक, ये विचारों में ही खोए रहते हैं। चाणक्य भी एक दार्शनिक थे, गांधी भी एक दार्शनिक थे। उदाहरण भी आप ऐसे दे सकते हैं इसमें। दूसरा क्या होता है? अब ये सूचना आ गई, उन लोगों ने सूचना दे दिया। चाणक्य ने एक सूचना दे दिया कि किस तरह से राज्य को चलाया जाए। गांधी ने एक सूचना दे दिया सत्य और अहिंसा का। अब दूसरे का काम क्या होगा? अब सूचना समझ लो कूड़ा है, सूचना कूड़ा है, ढेर सारा कूड़ा पड़ा हुआ सड़क पे। अब वो जो कूड़ा किसी ने फेंका, तो वो कौन कूड़ा फेंकता है? अनुसंधानकर्ता, आविष्कारक, प्रवर्तक, विचारक, लेखक, ये सारे कूड़ा फेंकते हैं। अब उस कूड़ा को इकट्ठा कौन करता है? सॉरी, कूड़ा मैं बोल रहा हूँ बट आप स्पष्ट रूप से समझ पाओगे। उस कूड़ा को इकट्ठा करेंगे रिपोर्टर, संवाददाता, जासूस, पुलिस या गणनाकार। तो रिपोर्टर क्या बोलता है? जो महत्वपूर्ण कूड़े होते हैं उसको ये इकट्ठा कर लेता है, उसके फोटोग्राफ खींचता है और उन सबको फिर अगले दिन न्यूज़पेपर में डालता है कि यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट कूड़ा हमें मिला। पुलिस संवाददाता वो बताता है कि आप लोग देख सकते हो किस तरह से कूड़ा फैलाया गया, लाइव बताता है। ऐसे पुलिस क्या होता है? सर्च करता है कि आखिर ये कूड़ा यहाँ पे आया क्यों। और डिटेक्टिव जो होते हैं वो भी सर्च करते हैं कि इस कूड़े के यहाँ तक पहुँचने का क्या कारण है। तो कलेक्टर्स होते हैं, वो सारे कूड़ा को कलेक्ट करने वाले होते हैं, मतलब उन सारे सूचना को कलेक्ट करने वाले होते हैं। संकलन करता, कंपाइलर्स। अब कूड़ा इकट्ठा हो गया, अब उसमें में से कौन सा कूड़ा इम्पोर्टेंट है, ये सारा जो काम करते हैं वो कंपाइलर्स करते हैं। उसको बोलते हैं ग्रंथ सूचीकार, कोषकार, इंसाइक्लोपीडिया बनाने वाले। ये सारे लोग क्या होते हैं? वो कूड़ा को एक समुच्चय के रूप में रखते हैं, कंपाइल करते हैं। और जो दस्तावेज की जो बिब्लियोग्राफी से अटैच करके उस इम्पोर्टेंट जो सूचना है उस सूचना को एक व्यवस्थित क्रम में रखते हैं। ये कंपाइलर्स का काम होता है ये। जैसे कोई इंसाइक्लोपीडिया, जो कोई सूचना मिला, फिर वो इंसाइक्लोपीडिया से ध्यान से देखेगा, उसको मिलाएगा। अगर इंसाइक्लोपीडिया में वो सूचना नहीं होगी तो उसको ऐड करेगा। तो ये कंपाइलर्स होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं। अगला होता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसर्स। अब वो
हमें इंसाइक्लोपीडिया से मिल गया कि ये सूचना उससे संबंधित है। अब वो प्रोसेस करेगा, संपादक जो होता है कि उसको व्यवस्थित करेगा, या कोई टेक्नीशियन हो गया या सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह हो गए, वो उस सूचना को प्रोसेस करते हैं कि उसमें गलत सामग्री, गलत शब्द या अन्य कोई संक्षिप्त बात लिखी हुई है, अशुद्धि है तो उसको हटाया जाए, उसको फिर से ठीक किया जाए। या कंप्यूटर प्रोग्राम में भी कई ढेर सारे लूप होल्स होते हैं, तो वो बार बार वो करते रहते हैं, अपडेट करते हैं, जिससे कोई वायरस वगैरह अटैक ना हो। तो प्रोसेस हो गया। अगला क्या होता है, अब सूचना का रिकॉर्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब हमारा सूचना तरोताज़ा बन के तैयार है एकदम। अब उस रिकॉर्ड कौन कौन करता है, ये तो लेखक और रिपोर्टर जो होते हैं वो प्रथम रिकॉर्डर होते हैं। बाद में नक्काश हो गए, डाटा एंट्री करने वाला, टाइपिस्ट हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, और वीडियोग्राफर हो गया, फोटोग्राफर हो गया, पेंटर, मूर्तिकार, ये सारे लोग उस सूचना को रिकॉर्ड करते हैं। अब सूचना बन गई, पूरे एकदम समोसा तैयार है, मतलब सॉरी, कूड़े पे हम लोग बात कर रहे थे। तो कूड़ा क्या हुआ कि कूड़ा इकट्ठा किया गया, कूड़ा पहले फेंका गया, उसके बाद इकट्ठा किया गया, फिर उसके बाद प्रोसेस किया गया, फिर उसके बाद ठीक ठाक कूड़ा निकाल लिया गया। आप लोग देखते हैं ना, कूड़ा बीनने वाले क्या करते हैं, उसमें प्लास्टिक वगैरह, पन्नी वगैरह, ये सारे लोग इकट्ठा कर लेते हैं, जो मेन चीज़ होता है। फिर उसके बाद कूड़ा को साफ़ सुथरा कर लेते हैं, फिर वो कबाड़ी के पास भेज देते हैं। कबाड़ी क्या करता है, कबाड़ी उस कूड़े को प्रोसेसिंग हाल में भेज दिया जाता है। प्रोसेसिंग सॉरी, उसको क्या बोलते हैं, आई फॉरगेट द नेम, वेयर कूड़े का मतलब रिसाइकिल, यस, रिसाइकिल हो जाता है। फिर वो हमारी यूज़ के लिए कोई नया आइटम बन के तैयार हो जाता है। फिर उसके बाद जब वो रिसाइकिल बन गया, ठीक है, रिसाइकिल हो गया कूड़ा, तो अब उस कूड़े को दोबारा हमें फैलाना पड़ेगा। उसके लिए कौन कौन इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, सूचना दिया जाता है, या किसके द्वारा विज्ञापन उसका किया जा सकता है, डॉक्टर के द्वारा, वकील के द्वारा, फेरी वाले के द्वारा, कोई प्रेस व्यवसायी हो गया, इन सारे लोगों के द्वारा उस सूचना का व्यापक प्रसारण होता है कि भाई नया प्रोडक्ट बन गया है, उसको ख़रीद लीजिए, नया प्रोडक्ट बन गया, उसको ख़रीद लीजिए। अब उसके बाद ट्रांसलेटर का भी काम आता है यहाँ पे, वो जो सूचना होता है। अब ये सारे लोग तो प्रसारित कर दिए, अब उसको मान लो जो हमारा भारत का संविधान लिखा हुआ है इंग्लिश में लिखा गया, तो हिंदी में था ही नहीं, तो हम पढ़ेंगे कैसे, हमें अंग्रेज़ी अगर नहीं आती है। तो फिर अनुवादक का काम यहाँ पे आरंभ होता है। फिर उसने अन्य भाषाओं में भी उस सूचना के बारे में लिखना शुरू किया। अब सूचना संक्षेपक भी होते हैं, कि मान लीजिए सूचना क्या होता है कि कोई नेताजी भाषण दे रहे हैं, 5 घंटे तक वो भाषण देते रहे, तो 5 घंटे का भाषण उनका नहीं ना दिखाया जा सकता, जो अगर वो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है तो उनको उनके 5 घंटे के भाषण को 1-2 मिनट में दिखाने की कोशिश की जाएगी। तो कंडेंसर्स होते हैं जो उस सूचना को बहुत ही छोटे रूप में ले आते हैं। ये बहुत स्मार्ट लोग होते हैं भाई, कल्पनाशील होते हैं, सारांश करने में बहुत ही माहिर होते हैं, जो पूरे 5 घंटे के लेक्चर्स को 2-3 मिनट में दिखा सकें। तो न्यूज़ एजेंसी इन लोगों का यूज़ करता है। तो ये सूचना संक्षेपक भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। फिर उसके बाद सूचना का पुनः प्राप्त किया जाए, कि मान लीजिए सूचना हर जगह प्रसारित हो गई, कुछ सालों बाद फिर हमें उस सूचना की आवश्यकता पड़ी, तो इंटरनेट या पुस्तकों या डेटाबेस के द्वारा हम लोग फिर सूचना को प्राप्त करें। उसके बाद इन्फॉर्मेट्रिशियन होते हैं, ये वे व्यवसायी होते हैं जो सूचना की उत्पत्ति करते हैं, वृद्धि करते हैं, प्रसार, प्रयोग, ये अध्ययन वगैरह करते हैं। तो ये 10 लोग होते हैं जो पूरी सूचना का प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो ये हो गए। अगला जो दूसरा जो टॉपिक्स होता है उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। इनको बोलते हैं परिधीय सूचना व्यवसायी या टेक्नोलॉजिकल गेटकीपर्स, इसका एग्जाम्पल आएगा। तो इसको बोलते हैं परिधीय सूचना व्यवसायी। कौन कौन से सूचना व्यवसायी होते हैं उसके परिधि में, कोर में तो ये 10 लोग हो गए, ठीक है। सूचना के कोर में, एक कोर मतलब क्या होता है कि कैसे वो सीपी जो हो गया ना, सीपी कनॉट प्लेस एक कोर हो गया। उसके चारों ओर जो बस्तियां बनी हैं, उसके चारों ओर जो बाज़ार हैं, उसको परिधि आप मान सकते हो, ठीक है। तो यही है। तो कोर ये 10 लोग हो गए। 10 लोग में कौन कौन से हो गए, एक तो जो सूचना को बनाएगा, कूड़ा को फैलाएगा, उसमें अनुसंधानकर्ता, आविष्कारक, ये सारी हो गई। फिर कूड़ा इकट्ठा करने वाला, जासूस, पुलिस, रिपोर्टर, संवाददाता। फिर इम्पोर्टेंट कूड़ा निकालने वाला, बिब्लियोग्राफर,
इंसाइक्लोपीडिया बनाने वाले, ये सारे लोग हो गए कंपाइलर्स। फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन प्रोसेसर्स हो गए, फिर रिकॉर्डर्स हो गए, फिर प्रसारक हो गए, और फिर अनुवादक हो गए, ट्रांसलेटर, फिर कंडेंसर्स हो गए, फिर पुनः प्राप्त करने वाले हो गए, और फिर इन्फॉर्मेट्रिशियन हो गए। ये सारे 10 लोग इसमें शामिल होते हैं। उस परिधि में कौन कौन लोग होते हैं उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो परिधि में भी कुछ 5-6 लोग होते हैं। जैसे हो गए वकील, डॉक्टर्स, टीचर्स, एक्सपर्ट्स, संसाधन व्यक्ति हो गए, टेक्नोलॉजिकल गेट कीपर हो गए, सामान्य लोग। अब ये जो टेक्नोलॉजिकल गेट कीपर है ये पूछा जा चुका है पहले एग्ज़ाम में, ठीक है, तो इसको पढ़ना ज़रूरी है। तो वकील क्या काम करता है? किसी ने चाकू मार दिया, हत्या हो गई, कानूनी सहायता लेना है तो काले कोर्ट के पास जाना पड़ेगा। दांत तोड़ दिया किसी ने तो सबसे पहले सफ़ेद कोर्ट के पास जाना पड़ेगा। मतलब डॉक्टर्स हो गए, वकील, यही सारी चीज़ें लिखना है, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है इसमें। डॉक्टर्स के बारे में तो आप पूरी बुक लिख दो, वकील के बारे में पूरी बुक लिख दो, झगड़ा से लेकर के सब कुछ तक। तो ये वही साधारण चीज़ें ही इसमें दी गई हैं। शिक्षक, उस विषय के बारे में इसको जानकारी होती है, शिक्षक ये हो गए। अगला जो एक्सपर्ट्स होते हैं, किसी भी विषय के एक्सपर्ट हो सकते हैं। संसाधन व्यक्ति हो गया, जो संसाधन व्यक्ति रिसोर्स पर्सन, मतलब जो काम कर रहा हो उस एक होता है निवेश, 2 तरह के होते हैं। एक तो हम लोग पैसा निवेश करते हैं, दूसरा बुद्धि निवेश करते हैं। अब जो सुंदर पिचई हैं वो गूगल में CEO हैं और गूगल उन्हें 230 करोड़ रुपए से ज़्यादा 250 करोड़ रुपए से ज़्यादा देता है, और उनका पैकेज है। तो सुंदर पिचई क्यों वहाँ पे गूगल के CEO बनाए गए? क्योंकि उन्होंने अपने इंटेलिजेंस का निवेश किया है, पैसे का निवेश नहीं किया, इंटेलिजेंस का निवेश किया। तो वो ह्यूमन रिसोर्स हैं। आई होप अंडरस्टैंड। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। अगला टेक्नोलॉजिकल गेट कीपर, मतलब किसी भी विषय के या किसी भी क्षेत्र में सूचना की जानकारी ये बहुत ही ज़्यादा रखता है। कोई भी क्षेत्र हो गया, चाहे वो प्रौद्योगिकी हो गया या व्यवसाय हो गया, इन सारे क्षेत्रों में ये बहुत ही ज़्यादा जानकारी, और उसकी जो जानकारी होती है वो प्रौद्योगिकी के, टेक्नोलॉजी पे आधारित होता है उसको। तो ये होते हैं। तो किसी भी क्षेत्र में बहुत ही गहरी नॉलेज रखने वाला, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, उसको बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल गेट कीपर्स। इसमें इनकी योग्यताएं क्या क्या होती हैं? जैसे तकनीकी अधिकार या वैज्ञानिक व्यावसायिकता या प्रकाशन, संचार, इन सब चीज़ों के बारे में इसको जानकारी होनी चाहिए। या संगठन में एक औपचारिक भूमिका निभाते हैं और नई नवोन्मेष करते हैं। नवोन्मेष, इनोवेशन को बोलते हैं हिंदी में नवोन्मेष। ये अच्छे शब्द अगर आप लोग एग्ज़ाम में लिखोगे तो अच्छे नंबर आएंगे। बाकी अच्छे शब्द अगर पता चल जाएंगे तो कौन सी बीमारी हो जाएगी। तो ये अच्छी बात है कि नवोन्मेष वगैरह याद रखा जाए। सामान्य लोग जो होते हैं ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। परिधीय सूचना व्यवसाय, ठीक है, परिधीय सूचना व्यवसाय, ये सारी चीज़ें जो हम लोग पढ़ रहे हैं, मानव जो होता है, मानव, ह्यूमन एज ए इंफॉर्मेशन सोर्स, इसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। ह्यूमन एज ए इंफॉर्मेशन सोर्सेज, उसमें आता है एक कोर में 10 लोग आते हैं, पेरीफेरी में 7 लोग आते हैं। मैंने बताया कूड़ा सूचना बनाने वाले, इकट्ठा करने वाले, ये प्रोसेस करने वाले, फैलाने वाले, फिर प्राप्त करने वाले, ये सारे लोग आते हैं। वकील, चिकित्सक, विशेषज्ञ, ये सारी चीज़ें लोग पेरीफेरी में आते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड इट। शिक्षित समाज सूचना का अपरिहार्य स्रोत है। निबंध लिखना है तो ये तो है ही भाई। जो शिक्षित समाज होगा वो विभिन्न शैक्षणिक विषयों के बारे में उसको जानकारी होगी, और अधिकांश ये जो शिक्षित समाज होता है वो एनजीओ की तरह काम करता है और एनपीओ की तरह, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो शिक्षा को आगे बढ़ाता है। ये सम्मेलनों का अभी 15 अगस्त आ रहा है तो कई ऐसे सोसाइटीज़ हैं जो 15 अगस्त का आयोजन कराएंगे। उसमें गीत, संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ देशभक्ति के कार्यक्रम भी ऑर्गेनाइज करेंगे। तो ये सरकार नहीं कर रही बल्कि वो लोग करेंगे। तो ये शिक्षित समाज का एक उदाहरण है। ये ऐसे सम्मेलनों का आयोजन करते हैं और पत्रिकाओं वगैरह का भी कई लोग प्रकाशन करते हैं।
और ऐतिहासिक रूप से भी जब हमारा देश गुलाम था तो क्या हुआ, किन लोगों ने हमारे देश को गुलामी से आज़ादी दिलाई? आप खुद सोच सकते हो। जितने भी लीडर्स को आप लोग देखो, वो हाईली एजुकेटेड ही माने जाते हैं ज़्यादातर। गांधी से लेकर के अंबेडकर तक, भगत सिंह से लेकर के चंद्रशेखर आज़ाद तक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस समय आईसीएस थे। आज जो आईएएस होता है उस समय वो आईसीएस अधिकारी थे। 4th रैंक लाए थे और रेजिग्नेशन अंग्रेज़ों के मुंह पे फेंक कर आए थे। 4th रैंक लाने वाला, सोचो, सारे आश्चर्यचकित हो गए थे। उस समय हिंदी और अंग्रेजी में पेपर्स नहीं होते थे। उस समय जो लैटिन भाषा होती थी उसमें उसके पेपर्स होते थे। ऐसे कठिन कठिन क्वेश्चंस पूछे जाते। उस समय 4th रैंक लेकर आए थे। महात्मा गांधी बैरिस्टर थे, जवाहरलाल नेहरू बैरिस्टर थे, आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद संस्कृत पढ़ते थे वहाँ पे काशी में। सोचो, भगत सिंह, उनको जो फांसी दी जाने वाली थी तो लेनिन की पुस्तक वो पढ़ रहे थे। वो डीएवी स्कूल में पढ़ने वाले थे। लाला लाजपत राय डीएवी के संस्थापक में से एक। ऐसे महान लोग। तो ये ऐतिहासिक रूप से बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है शिक्षित समाज। तो ऐसे ये जो एशियाटिक सोसाइटी हो गया, आपने उसका नाम सुना होगा, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में जितने भी ब्रिलियंट लोग निकले हैं, आइजैक न्यूटन, चार्ल्स डार्विन, रदरफोर्ड, आइंस्टाइन, हॉकिंग्स, ये सारे उसके मेंबर्स थे। ऐसे भारत में भी बनाया गया है एशियाटिक सोसाइटी। बहुत साल पहले बनाया गया था, 1784 में ही बनाया गया था। जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, द इंडियन फिजिकल सोसाइटी, ये सारी चीज़ें सोसाइटीज़ हैं जो बहुत ही अच्छा काम करती हैं सूचना समाज के रूप में। अगला हम लोग पढ़ेंगे, अभी तक तो हम लोग इससे पहले पढ़े थे हम लोग कि सूचना जो है मानव के रूप में। अभी जो हम लोग ये पढ़ने वाले हैं वो सूचना संस्था के रूप में। ठीक है, किस तरह से सूचना का जो स्रोत है वो संस्थाएं होती हैं। अभी तक मानव ने किस तरह से सूचना को बनाया और हर जगह से पहुंचाया, ये सारी चीज़ें हैं। अब संस्थाएं किस तरह से भूमिका निभाती हैं, सूचना स्रोत के रूप में काम करती हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। शैक्षणिक संस्थाएं के बारे में हम लोग पहले पढ़ते हैं। बुक में हालांकि पहले अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं दी है, इसमें सबसे पहले शैक्षणिक संस्थाएं। क्या फ़र्क पड़ता है? तो जो विद्यालय, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये ना सिर्फ अच्छा नागरिक बनाती हैं युवाओं को, बल्कि ज्ञान भी प्रदान करती हैं और विभिन्न प्रकार के सूचनाओं का स्रोत हैं। ये विभिन्न प्रकार के कोर्सेज का संचालन करती हैं। ये भी एक सूचना का स्रोत है। जो प्रॉस्पेक्टस है वो भी एक सूचना का स्रोत है। और ये प्लेसमेंट्स करवाती हैं। और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में कई बार गया था सर्वे करने के लिए। तो ये जो सर्वे होता है ये जनसंपर्क का बहुत ही इम्पोर्टेंट माध्यम होता है। तो ये सारी चीज़ें करवाती हैं शैक्षिक संस्थाएं, और पुस्तकालय भी इसमें होते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट स्रोत हैं। तो सबसे पहले जो संस्थाओं में शैक्षिक संस्था सूचना के स्रोत के रूप में, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। नालंदा विश्वविद्यालय को फूंक दिया आतंकवादियों ने। सोचो, इसमें इतनी पुस्तकें थी कि कई साल लग गए उसको पूरा जलने में ही। कई सालों तक उसमें से धुआं उठता रहा। सोचो, इतनी पुस्तकें थे। आज होती तो हम बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन अभी भी कर रहे हैं, थोड़ी बहुत जो बची हैं उसी से। तो वहाँ पे पुस्तकालय भी होते हैं शिक्षण संस्थानों में, और बहुत ही अच्छा कार्य कर रही हैं पुस्तकालय। अगला जो पब्लिशिंग हाउस होती हैं, बहुत इम्पोर्टेंट स्रोत होती हैं सूचना का, क्योंकि ये जो पुस्तकें होती हैं, मैगजीन्स होती हैं, एटलस होते हैं, ये सारी चीज़ें ये लोग प्रकाशित करती हैं। तो ये क्या करते हैं, उसका जो ओरिजिनल कॉपी होता है प्रकाशित करने से पहले, ये सारी चीज़ें इसको संभाल के रखते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना ये लोग दे सकते हैं। और इसका जो मास्टर कॉपी होता है, जो पहली कॉपी होती है, उसको भी ये लोग बचा के रखते हैं, जिससे भविष्य में इसका प्रयोग किया जा सके। तो ये सूचना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को हमें नाम याद रखना है, और बाकी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। 250 वर्ड्स में ही आएगा। मुझे नहीं लगता कि 500 वर्ड्स में आएगा, बट कुछ नहीं कहा जा सकता। 500 वर्ड्स में अगर पूछा जाएगा तो सभी संस्थाओं के बारे में पूछा जाएगा कि सूचना स्रोत के रूप में संस्थाएं किस तरह से काम करती हैं, इस तरह से पूछा जाएगा। बट कुछ भी हो सकता है, एग्ज़ाम है। सबसे पहली जो संस्था है
यूएनओ संयुक्त राष्ट्र हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया, आसियान हो गया, सार्क हो गया, ये कुछ संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय, इसको हमें याद रखना, ठीक है। तो सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र क्या करता है कि अपने कार्यक्रमों में ये विकासशील और विकसित दोनों देशों में समन्वय स्थापित करता है और उनके विकास के रूप में काम करता है। ये कई विश्वविद्यालय भी चलाता है और कई विश्वविद्यालयों के साथ जुड़कर भी ये काम करता है। यूनेस्को के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि ये वैज्ञानिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक संगठन है। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी और 193 सदस्य हैं यूएनओ के अंतर्गत, और शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, संचार, इन सब में बहुत ही अच्छा सहयोग करता है। तो ये यूएनओ के बारे में। अगला WHO दूसरा संस्था हो गया WHO, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसके बारे में कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं, जो आप लोग जानते हो वही लिखना है। एक कुछ रिपोर्ट्स भी होती हैं, द वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें ये शामिल करता है। FAO मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या होता है कि हंगर को ख़त्म करने के लिए ये काम करता है और इसको नोबेल पुरस्कार भी मिला था, शायद आप लोग अगर जानते हो तो। और ये अफ्रीका में, एशियन देशों में या लैटिन अमेरिकन देशों में बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, लोगों को भोजन देने के लिए या कृषि में आधुनिकीकरण करने के लिए, और ये सारी चीज़ें। इसने कई चीज़ें भी किया है, कुछ प्रकाशन भी ये करता है, जैसे सोफ़ा, सोफ़ो, सोफ़िया, सोफ़ी। तो इसका फुल फॉर्म याद करने की ज़रूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट मज़ेदार चीज़ है, या ऐसे भी आपको याद हो जाएगा। सोफ़ा, द स्टेट ऑफ फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, सोफ़ो, द स्टेट ऑफ इनसिक्योरिटी इन द वर्ल्ड, फूड इनसिक्योरिटी इन द वर्ल्ड, ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये सोफ़ा, सोफ़ी, सोफ़िया, ये सारी चीज़ें आप एग्जाम्पल के रूप में दे सकते हो, और ये इसके अंतर्गत आता है। FAO, ADB के बारे में आप लोग जानते हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये क्या करता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के लिए देशों को, एशियन देशों को लोन वगैरह देता है, ठीक है। अगला सार्क हो गया, ये साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉम्प्रहेंसिव। तो ये आर्थिक प्रौद्योगिकी, जो साउथ एशिया के देश हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारे लोग, इन लोगों के अंदर समन्वय का काम करता है। आसियान जो देश हो गए, ये इसके बारे में। तो ये 5-7 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के नाम याद रखो और इनके बारे में लिख दो बस, और कुछ नहीं लिखना। अब कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे सूचना स्रोत के रूप में जो अनुसंधान और विकास संस्थाएं होते हैं, जो R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस करने वाली संस्थाएं होती हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हमें संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो ये निसाट जो हो गया, कहाँ उड़ गया ये, 1 मिनट। तो ऐसे संस्थाओं के बारे में हम लोगों को लिखना रहेगा, एक निबंध की तरह आएगा। तो इसके नाम से ही पता चलता है कि जो संस्थाएं रिसर्च, अनुसंधान और विकास में काम करती हैं उनको बोलते हैं R&D ऑर्गेनाइजेशंस। और व्हाट इज़ दिस, और ये क्या करती हैं कि ये एक तो रिसर्च और डेवलपमेंट पे तो काम करती हैं, बल्कि सम्मेलन, सेमिनार, ये सारी ऑर्गेनाइज करके ये पूरे लोगों को जागरूक करती हैं, सूचनाएं प्रदान करती हैं। इसमें DRDO का आप लोग एग्जांपल ज़रूर देना। ये डिफेंस के सेक्टर में DRDO बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, तो DRDO का अगर हम लोग एग्जांपल देंगे तो बहुत ही अच्छा लगे। निसाट का भी हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं, जो रिसर्च और डेवलपमेंट में बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। तो ऐसी कई संस्थाएं होती हैं, जैसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत आ सकती हैं, जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत आती हैं, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद हो गया। अभी देखो कोरोना का जो टीका लगा है वो किसका परिणाम है, रिसर्च और अनुसंधान के द्वारा ही कोरोना का टीका विकसित हो पाया ना। तो ICMR जो है वो इसके अंतर्गत आता है। आप ये वीडियो दुगनी स्पीड पे सुन के और बुक को खोल करके उसी समय आप सुन सकते हो, बड़ा मज़ा आएगा, सुन लेना, आपको फ़ायदा होगा ही थोड़ा बहुत। अगला सूचना और प्रसारण मंत्रालय जो है वो अगला मंत्रालयों के बारे में है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। शायद उस टॉपिक को ही मैंने हटा दिया, जस्ट अ मिनट। यस, अब हम लोगों को सरकारी मंत्रालयों के बारे में पूछा गया है कि सरकारी मंत्रालय किस तरह से सूचना के स्रोत होते हैं। तो उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको मैं फ़ोटो क्लिक करना भूल गया, तो उसको मैं वैसे बोल देता हूँ, बाकी आधा जो पार्ट है उसको आप लोग पढ़ सकते हो। तो जो सरकारी मंत्रालयों की जो सूची होती है वो प्राथमिक स्रोत
के रूप में काम करते हैं। जैसे जो 3 कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका हो गई, या जो विधानसभा वगैरह होती हैं, ये लोग हर बार कुछ नया कानून लेकर आते हैं, नियम बनाते हैं, तो फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं और ये मीडिया में ये सारी चीज़ें आती हैं। तो जो प्रेस विज्ञप्ति होती है, ये जो नियम कानून आते हैं, ये जो नीतियाँ होती हैं, या भाषण जो दिए जाते हैं, जो घोषणाएं की जाती हैं, ये सारी चीज़ें सूचना की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं। तो इसमें जो मंत्रालय, कुछ इंपॉर्टेंट मंत्रालय जैसे सूचना और प्रसारण मंत्रालय हो गया, NSSO के बारे में मैंने बोला था, HRD मिनिस्ट्री हो गया, ह्यूमन और वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय हो गया, ये सारे मंत्रालय जो हैं, ये सूचना को बहुत ही अच्छे स्रोत माने जाते हैं। दूसरा, हमें अधिकार भी मिला सूचना का अधिकार 2005 में, तो ये हमारा सूचना का अधिकार भी है, ठीक है। सूचना के स्रोत के रूप में जो संग्रहालय, म्यूजियम्स होते हैं, इसकी भूमिका क्या है, इसको आप लिख लोगे। एक जो राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में स्थित है, इसका आप लोग एग्जाम्पल दे देना। वहाँ पे जाते हो तो आपको क्या दिखाई देता है, वहाँ पे अंग्रेज़ों के कपड़े रखे होते हैं, अंग्रेज़ों के किस तरह से आजकल जो ब्रास बैंड वाले होते हैं, अंग्रेज़ी बाजा बजाते हैं, वो ऐसे होते थे। अंग्रेज़ अधिकारी जो होते थे सेना वोना में, वो ऐसे ही होते थे। ऐसे ही जिन अंग्रेज़ों का कभी सूर्यास्त नहीं होता था, उनका कपड़ा जो है आज ब्रास बैंड वाले पहन के जाते हैं। तो उसमें कपड़े का क्या मतलब, संस्कृति को दर्शाया जाता है, पहनावे को दर्शाया जाता है। पुरातत्व विभाग, वैज्ञानिक चीज़ों को उसमें रखा जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के आपको सेक्शंस आपको वहाँ पे मिलेंगे। कलात्मक और ऐतिहासिक महत्व की चीज़ें मिलेंगी, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, उन सारी चीज़ों के अवशेष वहाँ पे आपको मिलेंगे। तो ये सारी जानकारियाँ संग्रहालयों में होती हैं, तो आप लिख लोगे। और भारत के परिप्रेक्ष्य में भी पूछा जा सकता है, तो उसको आप लोग लिख लेना। अगला, आर्काइव्स जो होते हैं, अभिलेखागार, उसका क्या महत्वपूर्ण भूमिका होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, खास करके जो अयोध्या का राम मंदिर का जो फैसला आया है उसके बाद, क्योंकि उसमें आर्काइव्स की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका थी। जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसकी जो चीज़ें हैं, उसके आधार पे अगर फैसला दे रहा है तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो वहाँ पे जो अभिलेखागार है, वहाँ पे जो सारे रिकॉर्ड्स इकट्ठे किए जाते हैं, वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सूचना बहुत इंपॉर्टेंट सूचना होती है। और ये पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। और एक पत्रिका भी ये प्रकाशित करते हैं, द इंडियन आर्काइव्स। इसमें इतिहास और अन्य दस्तावेज़ों का संग्रहण इसमें किया जाता है। तो ये आप लोग सारी चीज़ें जानते हो, आपको सिर्फ लिखना है, माइंड को ओपन करना। एग्ज़ाम में सारी चीज़ें फटाफट आप लिखते हुए चले जाओगे। गैर सरकारी संगठन, NGO की अवधारणा को बहुत ही संक्षिप्त में हमें बताना है। क्या हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध में बड़ी खतरनाक चीज़ें हुई, नई चीज़ें डेवलप्ड हुई। हिटलर बहुत ही ज़्यादा उसने पैसे खर्च किया था R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा पैसे। जर्मनी की जो टेक्नोलॉजी थी उस समय बहुत हाई लेवल की थी। हालांकि अमेरिका भी बहुत ही ज़्यादा काम कर रहा था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे अमेरिका भी बहुत ज़्यादा काम कर रहा था। तो अमेरिका में क्या हुआ, NGO की स्थापना हुई। वहाँ पे गरीब, अल्पसंख्यक, अश्वेत लोगों के कल्याण करने के लिए एक तो शिक्षा वगैरह उन्हें दी जा रही थी, भोजन वगैरह दिया जा रहा था। बाकी जो तीसरा जो कदम उठाया गया वो NGO की स्थापना की, जिससे शिक्षा, साक्षरता, कमज़ोर श्रेणी के जो लोग हैं उनको प्रशिक्षण, सड़क के निर्माण करना हो गया, सिंचाई का कार्य हो गया, या वृद्धाश्रम वगैरह चलाने के लिए इनका प्रयोग किया गया, इनकी स्थापना की गई और इन्होंने बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया। तो वहीं से इसकी शुरुआत मानी जाती है, ठीक है। और NGO के बारे में तो हम लोग जानते हैं, ये लोग क्या करते हैं, हर क्षेत्र में NGO हैं और ये बहुत ही अच्छा कार्य भी कर रहे हैं। कुछ NGO गड़बड़ भी कर रहे हैं, तो उसका नकारात्मक पक्ष भी आप लिख सकते हैं कि किस तरह से पैसे के लिए फर्जी NGO खोले जा रहे हैं। तो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों आपको लिखना पड़ेगा, वरना वो गड़बड़ हो जाएगा। अगला जो टॉपिक है हमारा, शायद ये 7वां टॉपिक होगा, 7वां यूनिट। इसमें यूनिट नहीं दिया गया, अभी मैं बुक खोलूँगा तो उसमें समय लगेगा, तो आप लोग देख लेना यूनिट वगैरह। इसमें मास मीडिया के बारे में है। तो जनसंचार माध्यम, ये क्या चीज़ होता है, ये किन की माध्यम होते हैं, सारी चीज़ें हमें बताना है। अगला, तो जनसंचार क्या होता है। जनसंचार वो एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा जन निर्मित एक माध्यम होता है, ठीक है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो मैं एक सूचना स्रोत हो गया और आप लोग सारे लोग सुन रहे हो,
माध्यम क्या है, यूट्यूब। 3 चीज़ें शामिल हुई, एक तो वक्ता हो गया, आप लोग श्रोता हो गए, यूट्यूब माध्यम हो गया, आपने कमेंट में कुछ लिख दिया कुछ भी तो आपकी वो फीडबैक हो गया, और फिर मैंने उस फीडबैक पे अपना सोचा। तो ये सारी चीज़ों को बोलते हैं संप्रेषण, कम्युनिकेशन, ठीक है। और तो उसका जो माध्यम होता है उसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जनसंचार माध्यम क्या होता है। तो अब इसमें कई लोग सुन रहे हैं, जैसे टीवी पे कोई प्रोग्राम आता है तो ढेर सारे लोग, हज़ारों करोड़ों लोग दर्शक होते हैं उसके। तो ऐसे ही कोई भी ऐसा संदेश जो एक ही समय में ढेर सारे व्यक्तियों के पास पहुंचाया जाता है उसको बोलते हैं जनसंचार, ठीक है। समझ में आया होगा मुझे लग रहा है। ये कई तरीके के होता है, एक तो भौतिक होता है, एक विजुअल ऑडियो होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक होता है। तो ये सारी चीज़ें यही करते हैं कि सामान्य जन तक ये पहुंचाते हैं। ये कई तरीके से होता है। इसके घटक को पूछा जाएगा, कंपोनेंट्स ऑफ मास मीडिया। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर, सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ना हम लोगों की आदत है। तो दैनिक जो समाचार पत्र है केंद्रीय स्थान रखता है। इसमें क्या होता है, अब समाचार पत्र के बारे में आप लोग नहीं बता पाओगे क्या? समाचार पत्र के बारे में मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। पहला पेज खोला, विज्ञापन भरा पड़ा, मतलब व्यवसाय से संबंधित चीज़ें। दूसरा पेज खोला, हेडलाइंस, किसी ने मारा चाकू, मतलब क्राइम से रिलेटेड, राजनीति से रिलेटेड, और ढेर सारे तस्वीरें होती हैं नायिकाओं के, नायकों के, तो उसमें राजनीति, मनोरंजन की चीज़ें होंगी, बॉलीवुड, हॉलीवुड, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। कुछ एग्जांपल्स भी आप लोग दे देना जो राष्ट्रीय स्तर पे, हिंदी का अलग देना, जैसे हिंदी में दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, ये सारी चीज़ें आपको याद होंगी। इंग्लिश में दे देना आप, कुछ इंटरनेशनल भी दे देना आप, जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया, द वायर हो गया, इन सब के एग्जांपल्स दे देना आप, हो जाएगा। और उसके बाद एक प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, इसको याद रखना, इसका भी, उसको भी आप लिख दे देना, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इन लोगों ने एसोसिएशन बनाया है उसी को। तो ये सारी चीज़ें, खेल कूद, अभी ओलंपिक चल रहा है तो उसमें खेल कूद, तो ऐसे दिमाग को आप लोग खोल के रखना, और न्यूज़पेपर के बारे में आप लोग लिख लोगे, मुझे पूरी उम्मीद है। ये क्या होता है कि ये सस्ता होता है, ठीक है। जो दैनिक समाचार पत्र होता है ये अन्य माध्यमों से सस्ता होता है, पहली चीज़। और दूसरा, इसका उपयोग कहीं भी किया जा सकता है, और उसके बाद पुनः उपयोग करने के लिए इसको सुरक्षित भी रखा जा सकता है। इसकी कतरनें बनाई जा सकती हैं, काट काट के रखा भी जा सकता है, आपने भी बनाया होगा, ऐसे नहीं, असाइनमेंट में। अगला, जनसंचार माध्यम की पुरातन विधियों में से भी एक है, ठीक है, ओल्ड इज़ गोल्ड बोल सकते हो, रेडियो प्रसारण। तो अभी मैं गाना नहीं सुनाने वाला, इसके बारे में आप लोग लिख सकते हो। इसमें मनोरंजन कार्यक्रम, शास्त्रीय संगीत, विद्यालयों से संबंधित या किसानों, उद्योगपतियों से संबंधित ढेर सारी चीज़ें इसमें शामिल होते हैं। उपग्रहों के प्रयोग से ये करवाया जा रहा है। बाकी अपने प्रधानमंत्री जी मन की बात से रेडियो को और भी ज़्यादा प्रसिद्ध कर दिया, हालांकि वो पहले से प्रसिद्ध था, लता मंगेशकर और रफ़ी कुमार के गाने सुन सुन के। चलिए, तो ये रेडियो के बारे में आप लोग बोलना। टेलीविज़न और दृश्य श्रव्य, टेलीविज़न और ऑडियो वीडियो, इसके बारे में मैं कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। टेलीविज़न पे न्यूज़ से लेकर के आजकल पढ़ाई भी हो रही है, दिशा वगैरह प्लेटफॉर्म्स उस पे हैं, कई न्यूज़ चैनल, टीवी चैनल्स हैं जिस पे पढ़ाई वगैरह ये सारी चीज़ें होंगी। तो शिक्षा हो गया, मनोरंजन हो गया, राजनीति हो गया, बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन का साधन है। ये सारी चीज़ें आप लोग उसमें लिखना, टीवी वाले में। तो सबसे पहले प्रिंट मीडिया हो गया, फिर रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया। अगला मोशन फिल्म्स हो गए, जो फिल्में बनाई जा रही हैं। तो फिल्में क्या होती हैं कि बहुत बड़े पैमाने पे किसी भी मुद्दे को आम जनता तक पहुंचाने का एक माध्यम है। मनोरंजन का भी एक माध्यम है, बल्कि जैसे टॉयलेट एक प्रेम कथा हो, आर्टिकल 15 हो गया, चाणक्य हो, सीरियल हो गया, ये सारी चीज़ों के माध्यम से एक विचारों को बहुत ही स्पष्ट रूप से समझाया जा सकता है। तो फिल्मों के बारे में भी आप बता सकते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 4 चीज़ों के बारे में जब आप उसके घटक, मास मीडिया के घटक पूछा जाएगा, उसका कंपोनेंट पूछा जाएगा, तो उन 4 चीज़ों को लिख करके उसका एक्सप्लेन कर देना आप, बस हो गया। ये 4 चीज़ें ही आपको याद रखनी बस। और जनसंचार माध्यम का विषय क्षेत्र क्या है? अब जनसंचार माध्यम का कार्य क्या है, विशेषताएं क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले तो मनोरंजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
रावण के समय में भी जितने भी राक्षस होते थे उनको मनोरंजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वो उनके कभी किसी राक्षस को जब दिखाना होता था टेलीविज़न में, आप रावण को दिखाओगे तो उसमें रावण बैठा रहेगा, सारे दरबारी रहेंगे, वहाँ पे कुछ स्त्रियाँ नृत्य कर रही होंगी, उनको मनोरंजन से बड़ा शौक़ होता था। तो देख लो भाई आपकी प्रवृत्ति क्या है। लेकिन जो दैव प्रवृत्ति होती थी, हालांकि इंद्र वगैरह भोग विलासी लोग थे, उनके दरबार को भी ऐसे दिखाया जाता था, लेकिन जो ऋषि मुनि होते थे, बहुत ही अच्छे योद्धा होते थे, उनका जो दरबार होता था वो बड़ा ही अच्छा दिखाया जाता था। वहाँ नाच गाने ऐसे फालतू की चीज़ें नहीं दिखाई जाती थी। अगला सूचना देना, दूसरा विश्वास उत्पन्न करना, लोगों को प्रभावित करना, संदेश पहुँचाना और सूचना का निर्माण करना, ये सारी चीज़ें इसके कार्य हैं। अगला इसकी विशेषताएं क्या हैं? एक तो श्रोता तक निश्चित समय में पहुंचना होता है इसको, और इसका सार्वजनिक प्रसारण होता है, फीडबैक इसमें देर से पहुंचता है, और वन वे टॉकिंग होता है, एक तरफा संचार। श्रोता अपनी ज़रूरत के हिसाब से चैनल बदल लेता है मीडिया का चुनाव करता है। औपचारिक होता है, ये दूर दराज तक संप्रेषण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दूर दराज तक संप्रेषण। अगला विकास का स्तर क्या है, इसके बारे में हमें पता चल जाता है। और जनसंचार माध्यम में शामिल विशेषज्ञों, जो विशेषज्ञ होते हैं, जैसे उसमें संवाददाता हो गए, जो रिसर्च करने हो गए, पब्लिशर हो गए, ये सारे लोगों का क्या ये इम्पोर्टेंट लोग होते हैं कि नहीं, इसके बारे में पूछ रहा है। तो भाई इम्पोर्टेंट तो होते हैं। सबसे पहले तो एक प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण तैयार करते हैं लोग, और सेवाओं और उत्पादन की उसकी गुणवत्ता का आश्वासन देते रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, हर समय 24 घंटे न्यूज़ चैनल चलते रहते हैं, और उसमें हर समय उन्हें अच्छे शब्दों का प्रयोग करने होते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग करना होगा, फिर दर्शकों को सोचना होगा कि कौन से प्रोग्राम करने होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट जॉब है, बहुत कड़ी समय सीमा होती है कि मतलब अगर 8 बजे शुरू करना है तो 8 बजे ही शुरू करना है, उसके बाद गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं हो सकता है, वरना सोशल मीडिया में कितना ज़्यादा उनको टॉर्चर किया जाएगा वो जान ही सकते हैं। समय की बाध्यता मीडिया कर्मियों में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। उसके बाद जो मास मीडिया हो, एक टीम वर्क है कि मतलब न्यूज़ को कोई और लेकर आता है, लिखता कोई और है, समीक्षा कोई और करता है, संपादन कोई और करता है, और टीवी पे दिखाई कोई और देता है। तो पूरा टीम वर्क होता है, और विशेषज्ञ होते हैं ये सारे लोग, उनको बहुत ही बढ़िया ज्ञान होता है भाई उन विषयों के बारे में। तो ये इम्पोर्टेंट लोग होते हैं। अगला जनसंपर्क क्या है? जनसंपर्क, जनता से संपर्क। जैसे अभी मैं आप लोगों से संपर्क कर रहा हूँ, बट ये आप बोल सकते हो अप्रत्यक्ष संपर्क है, क्योंकि आप ना मुझे दे सकते हो, ना मैं आप लोगों का फीडबैक कमेंट में शायद फीडबैक आप लोगों का दे सकते हो। तो लेकिन कैसे, कई बार क्या होता है कि भाई साहब चुनाव आ रहा है 2024 में, आप किसको वोट देंगे, तो आपने बता दिया फलाने को वोट देंगे। तो ये जनसंपर्क इसीलिए किया जाता है, समझ गए? जनता से संपर्क, जनसंपर्क मतलब जनता से संपर्क, ठीक है। तो इसमें एक बहुत ही शानदार मैंने वो देखा था डेफिनेशन, उसको आप लोग एक बार देख लो। जनसंपर्क प्रबंधकीय प्रक्रिया है जो जनता की मना स्थिति का मूल्यांकन करती है। ध्यान दीजिएगा, मना स्थिति का मूल्यांकन करती है। किसी व्यक्ति, संस्था की नीतियों और कार्यप्रणाली की पहचान करती है, कार्यक्रमों की योजना बनाती है जिससे जनता की अभिमति और स्वीकार्यता प्राप्त की जा सके। ये है जनसंपर्क। बड़ा ही शानदार डेफिनेशन ये मुझे लगा। आप लोग, अरे एक चीज़ मुझे आप लोगों को बताना था कि जब ये सारी चीज़ें टॉपिक्स आप लोग लिखो तो उसमें कुछ ऐसे राइटर्स का नाम हो गया, जैसे रंगनाथन, डॉक्टर रंगनाथन का नाम कहीं पे भी प्रयोग करो डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार। तो ये हेडिंग्स दे करके जब आप लोग कोई डेफिनेशन लिखोगे या कोई बात लिखोगे तो उसमें वज़न पड़ेगा, लेकिन गलत मत लिखना वरना वज़न कम हो जाएगा तो जहाँ इम्पोर्टेंट हो वहाँ पे डॉक्टर रंगनाथन का नाम बहुत ही अच्छे से प्रयोग करना, और स्मिथ का प्रयोग करना नाम, एंड सुब्रमण्यम का नाम, इन सब लोगों का नाम आप लोग ज़रूर यूज़ करो। जितने भी लाइब्रेरी से रिलेटेड लोग हैं उनका नाम धड़ल्ले से यूज़ करो। जनसंपर्क की आवश्यकता क्या है इसके बारे में ये बताया गया है कि क्या क्या आवश्यकताएं हैं।
तो हम लोग जानते हैं जनसंपर्क की क्या क्या आवश्यकता होती है। नेता क्यों जनसंपर्क करते हैं? उन्हें वोट लेना होता है। ये जो फ़ोन करके पूछते हैं कि भैया किसको वोट दोगे, तो उन्हें वो बनाना होता है, क्या उसको बोलते हैं, चुनाव से पहले जो मीडिया का प्रोपेगेंडा होता है कि ये पार्टी, इनको इतना ज़्यादा मत मिलने की संभावना है, वो बनाने होते हैं। उन्हें कई योजनाएं बनानी होती हैं कि आप जैसे वो यूट्यूब कई बार सर्वे करता है कि कौन सा फ़ोन सबसे अच्छा है, प्लीज़ टेल। तो आपने क्लिक कर दिया तो सर्वे हो गया कि अच्छा फ़लानी कंपनी का फ़ोन सबसे ज़्यादा इंडिया में बेचा जा सकता है, तो अपना प्रोडक्शन और बढ़ाया जा सकता है। तो ये सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं जनसंपर्क की। कुछ लोग चंदा मांगने के लिए भी जनसंपर्क करते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एडवर्टीजमेंट इन मास मीडिया। विज्ञापन का जो उत्पत्ति है, कहाँ चला गया, विज्ञापन की जो उत्पत्ति है एडवर्टेरे से हुई है। ठीक है, एडवर्टेरे, एडवर्टीजमेंट, एडवर्टेरे। एडवर्टेरे का मतलब होता है किसी विशेष वस्तु की ओर ध्यान आकर्षित करना, उसको बोलते हैं एडवर्टेरे। इसीलिए मॉडल्स का यूज़ किया जाता है जब भी विज्ञापन होता है। खास करके लड़कियों को बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अभी ओलंपिक में क्या जर्मन खिलाड़ियों ने, जो जिम्नास्ट थे, उन्होंने मना कर दिया कि वो छोटे कपड़े नहीं पहनने वाले, तो उन्होंने पूरा कपड़ा पहना, शरीर को पूरा ढकने वाला कपड़ा पहना, क्योंकि महिलाओं को एक सब्जेक्ट के, एक वस्तु के रूप में दिखाया जाता है। कार के बगल में महिला को खड़ा करना का क्या मतलब महिला जितनी खूबसूरत है उतनी खूबसूरत कार है। तो मतलब महिला को एक सब्जेक्ट के रूप में दिखाया जा रहा है। तो इसमें भी यही दिया जा रहा है। और ख़ास करके महिला, ऐसा माना जाता है जो जो विज्ञापन कंपनियां हैं, कि महिलाओं को दिखाने से ग्राहकों का ध्यान केंद्रित होगा, या बच्चों को दिखाने से ध्यान केंद्रित होगा, ऐसा है। तो किसी विशेष वस्तु की ओर ध्यान आकर्षित करना। तो विज्ञापन का जो शाब्दिक अर्थ है वो सार्वजनिक रूप से घोषणा करना, या जानकारी देना, या सूचना देना, ये है। तो विज्ञापनकर्ता द्वारा दिए जा रहे संदेश की ओर भावी क्रेताओं का ध्यान आकर्षित करना, मतलब जो कंज्यूमर्स हैं उनका ध्यान आकर्षित करना। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इसमें क्या होता है, विज्ञापन में उत्पाद की जो विशेषताएं होती है, गुणवत्ताएं होती है, और उसका स्थान क्या होता है, ये सारी चीज़ें शामिल होता है। हर शाम हार्पिक का यूज़ किया जाता है। बार बार वो टॉयलेट साफ़ करते करते हार्पिक हर बार दिखाया जाता है। तो हार्पिक हमारे दिमाग में बैठ हो गया। जब भी हम टॉयलेट क्लीनर खरीदेंगे तो हार्पिक ही आएगा। ब्रश, मंजन जो टूथपेस्ट होता है, उसका जब भी विज्ञापन आता है तो कभी कोई नमक डालता है, कोई नींबू डालता है, कोई लौंग डालता है, कोई इलायची डालता है। तो ये विज्ञापन हमारे माइंड पे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ते हैं। और जब हम दुकान पे पहुंचते हैं तो वो चीज़ें चिल्ला के बोलती हैं, आई एम द ओरिजिनल प्रोडक्ट, प्लीज़ बाय मी। तो इस तरह से हमारे मन स्थिति पे प्रभाव डालती हैं कंज्यूमर्स के। और ये केवल साधारण जन को सूचना देती हैं। ये वाहनों को खरीदने बेचने के लिए, नौकरी संबंधी विज्ञापन हो गया, वर वधू चाहिए कि नहीं, मैट्रिमोनियल पेज हो गया, रिहायशी या कमर्शियल प्रॉपर्टी को खरीदने को बेचने के लिए, ये सारी चीज़ें होती हैं। ग्राहकों का भ्रम भी दूर होता है। इसका फ़ायदा क्या क्या बताया गया कि इसका उद्देश्य होता है कि सूचना देने के अलावा कि क्रय करने के लिए, मतलब खरीदने के लिए ग्राहकों को ललचाना, और ब्रांड की प्राथमिकता बनाना। बार बाबा रामदेव आते हैं, जिससे पतंजलि हर घर तक पहुंच गया। तो वो ब्रांड को प्राथमिकता देते हैं। उसके बाद जो प्रतिस्पर्धात्मक इकाइयां हैं उनके विज्ञापन को कम करते हैं। ठीक है, और विज्ञापन कभी निःशुल्क नहीं होता। ये बेचारे भुगतान करते हैं, पैसे देते हैं, बेचारे क्या, हमसे ही लूटते हैं। अब इसका 3 कारण माना जाता है उपयोगी है। एक तो सबसे पहले ये वित्तीय संबल प्रदान करता है जनसंचार को। ठीक है, वरना मीडिया के पास पैसा कहाँ से आएगा। इसीलिए तो अभी दीपावली आने वाला है, तो उसमें जो न्यूज़पेपर्स हैं उसका फ्रंट पेज पूरा भरा पड़ा रहेगा विज्ञापनों से। तो वित्तीय संबल होता है, और ये जनोपयोगी होते हैं, जनता के लिए उपयोगी होता है कि विज्ञापन में देख करके हम लोग ये एनालाइज़ कर सकते हैं। कई बार हम बेवकूफ़ भी बन जाते हैं, लेकिन कई बार हम लोग एनालाइज़ भी कर सकते हैं कि अच्छा ये प्रोडक्ट नया आया है तो हमें यूज़ करना चाहिए कि नहीं।
पहले हम लोग फिनाइल का यूज़ करते थे, अभी हार्पिक का यूज़ कर रहे हैं। तो हार्पिक हम लोग देखे तब तो यूज़ कर रहे हैं, उसका वो किया गया, कंपेयर करके उसमें दिखाया जाता है। इसीलिए पहले दूसरा कोई टूथपेस्ट यूज़ करते थे, आज दूसरा कर रहे हैं। पहले दूसरा कोई कॉपी वगैरह यूज़ करते थे, आज दूसरा कर रहे हैं। ऐसे हर चीज़ में है। तो एक संप्रेषण का ये ग्रुप है, इसका उद्देश्य क्या होता है? अपने ग्राहकों, उत्पादों और सेवाओं उसको बेचने में सहायता प्रदान करना, तीनों लोगों को। अगला, विशेषज्ञ कंपनियां होती हैं जो एजेंट होते विज्ञापनकर्ता के, और ये विज्ञापन के अभियान की योजना बनाती हैं, उसको क्रियान्वित करती हैं। और ये जो मीडिया होती है, जो जनसंचार माध्यम होता है, वो विज्ञापन को आम लोग तक पहुंचाता है। अभी यूट्यूब पे भी ढेर सारे विज्ञापन आते रहते, उसको हम हटा भी नहीं सकते। 20-20 सेकेंड्स के विज्ञापन, उसको हम हटा भी नहीं सकते। तो इस तरह से जो यूट्यूब एक मीडिया है और उस पर दिखाया जाने वाला विज्ञापन किसी कंपनी ने दिया है और हम लोग उसके कंज्यूमर हैं। जोमेटो पे बार बार मांस का प्रचार दिखाया जाता है कि बार बार लोग मांस खाएं। इंडिया में सबसे ज़्यादा शाकाहारी लोग हैं, ये प्राउड होना चाहिए कि ये लोग इन्वायरमेंट को सेव कर रहे हैं। सब मांस खाना जितना बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा इन्वायरमेंट को हानि होगी। तो बार बार विज्ञापन से लोगों की मन स्थिति को भी बदलने की कोशिश की जाती है। तो ये सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए। अब ब्लॉग नंबर 3 और 4 नेक्स्ट वीडियो में मैं करने ही वाला हूँ कुछ ही देर में। थैंक यू वेरी मच और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड डोंट फियर। स्ट्रेस फ्री होकर जाना, मेडिटेशन वगैरह कर लेना। थैंक यू।